أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. This is first of the lectures that's regarding the series of the database. In this series, we are going to learn regarding the databases, what they are, how they're being created, what the actual database component is, what databases are basically composed of, what are the different origins that compel the creation of the database and its management systems. So let's start. So let me share the screen. So that's the screen regarding the very first content that we are going to discuss today. The most important thing in this context is data itself. क्यों किसी database management system को बनाया जाता है और इतने बड़े-बड़े vendors इतनी बड़ी-बड़ी investments क्यों करते हैं और ये इसके पीछे background में story क्या है, तो इसका starting point क्या होना चाहिए था, starting point actually क्या है और इसको किस तरीके से handle किया गया, ये सारे के सारे वो major सवालात हैं जो इस कोर्स को शुरू करने से पहले clear करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी है क्या, और दूसरी बात ये है कि डाटा मैनेजमेंट की एक्टिविटी में डाटा कहाँ से आएगा और उसकी अपनी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका सबसे जो बेसिक सवाल है, व्हाट इज डाटा एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो डाटा की जब मुतालिक बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की, चाहे किसी भी लेवल पर कहीं भी दुनिया में काम कर रही हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसोर्स है वो डाटा इटसेल्फ सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसकी लॉजिक बैकग्राउंड में ये है कि जब भी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है तो आप उस प्रोसेस करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो चीज़ आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चाहे आप जंगी महाज पर जा रहे हो, मॉडर्न जितने भी वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, उन वॉरफेयर सिस्टम्स के अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का है। और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बेसिकली क्या चीज़ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो डाटा इटसेल्फ है, यानी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं उनको आप एक्सट्रैक्ट करें और अपने पास सेव करें, उनको प्रोसेस करें और रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप रिटालिएट करें। ये वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर वॉरफेयर सिस्टम्स में आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिन चीजों की है उनमें सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन कंपोनेंट डाटा इटसेल्फ है। ये हुई जंग की बात। इसके अलावा अगर बात करते हैं कमर्शियल एप्लीकेशंस के अंदर, तो अगर आप किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि प्रोडक्ट या सर्विस बना रही है, उसके लिए सबसे जरूरी ये चीज होती है कि वो मार्केट में क्या ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर आए जो कि सेल आउट हो जाएं। अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो कहाँ कहाँ पर मेरी मार्केट की सेल्स ज्यादा है, ये कंपनी अपने आप से सवाल करती है। उन प्रोडक्ट लाइन को मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कंपनी अपने आप से सवाल करती है। इन प्रोडक्ट्स में किन चीजों का इजाफा हो सकता है कि सेल्स बढ़े, जिससे कि रेवेन्यू इनफैक्ट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली उससे आपका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जाएगा। ये वो सवालात होते हैं जिनकी बुनियाद पर कंपनी अपने आप को एडजस्ट करती है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सेट करती है, या तो मैन्युफैक्चरिंग ऊपर लेके जाएगी या मैन्युफैक्चरिंग कम करेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ बेवरेजेस के अंदर, तो अगर सर्दियां हैं तो जाहिर सी बात है बेवरेजेस जो कि पीने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनकी सेल्स कम होती है, और अगर गर्मियों की बात की जाए तो उनकी सेल्स ज्यादा होती है। और अगर एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी तो पाकिस्तान में तो इतना खैर चल जाता है, इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर किसी आप बाहर के मुल्क में जाएं जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त है, तो वहां पर आपकी जो भी प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी है उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं कर सकते। तो आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग गर्मियों के हिसाब से कर लिया और आप सेल जो है वो सर्दियों में करने जा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट तो सेल आउट नहीं होने वाला, और अल्टीमेटली जो आपने जितना भी मैन्युफैक्चर किया था वो आपको फेंकना पड़ेगा। दैट्स एन इन्वेंटरी लॉस, और ये डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, कंपनी के लिए लॉस है। तो ये वो वजूहात है, ये बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से कहा जाता है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में किसी के लिए भी, और डाटा को कॉर्पोरेट रिसोर्स कहा जाता है और इसकी प्राइमरी हैसियत हासिल है। ये वो वजूहात है जिसकी बिना पर ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ कि डाटा को अहमियत देनी चाहिए और डाटा को रखना चाहिए। जब डाटा को रखने की बात आई तो फिर वहां पर बात शुरू होगी डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी। और जब डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो डाटा मैनेजमेंट की एक्टिविटी के अंदर हम सबसे पहले कहते हैं कि जी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में डाटा रखा हुआ होना चाहिए कि चाहे वो सॉर्टेड ना हो लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड हो, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जब चाहे कंटेंट को रिट्रीव कर सकें, जब चाहे उसमें एडिशन कर सकें, जब चाहे उसमें अपडेशन कर सकें, वगैरह वगैरह। तो ये वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी को जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई। और जब डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दी गई तो फिर दो किस्म के काम बिल्कुल अलग अलग कर लिए गए। सबसे पहला काम था डाटा खुद से कलेक्ट करना, या डाटा कलेक्शन एक्टिविटी, और उसके बाद थी डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी। और जब डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी की बात की गई तो इसमें फिर दो बड़े हिस्से तोड़ लिए गए। एक वो जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज थी, मिसाल के तौर पर अगर आप एसक्यूएल को उठाकर देखें, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप बात करें तो 4-5 बेसिक काम है।
इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये मैनिपुलेटिव फंक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा रिट्रीव और इससे पहले यानी कि सबसे पहले जो काम आता है वो आता है क्रिएट का, ये कहलाती है प्राइमरी एक्टिविटीज। लेकिन ये प्राइमरी एक्टिविटीज काफी नहीं होती किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, तो डेफिनेटली बैकग्राउंड के अंदर आपको सेव करने के लिए स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। आपको उन सेव करने के बाद किस तरीके से फिजिकल डिस्क पे मूव करना है वो स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। आप किस तरीके से रन टाइम पर एग्जीक्यूट करेंगे किसी क्यूरी को, डाटा रिट्रीव कैसे होगी, उसके लिए आपके पास कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होने चाहिए। आपके पास ट्रांजैक्शन किस तरीके से मैनेज होगी, उसको सेव कैसे किया जाएगा, उसमें डेडलॉक मैनेजमेंट किस तरीके से होगी, उसमें क्यूरी प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, ये सारे के सारे वो काम है। ये चंद काम है, ऐसे हजारों काम और भी मौजूद हैं जो कि आपके लिए बड़ी जरूरी अहमियत के हामिल हैं, जिसके बगैर कि आप डाटाबेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। और ये सारे के सारे काम क्लासिफाई किए जाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंदर, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को मिलाकर एक सिस्टम तो हम ये सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं जो हमारे बेहाफ पर ये काम कर रहा होता है। हम सिर्फ उसको इस्तेमाल करते हुए एप्लीकेशन डिजाइनिंग और उसके बाद डाटा यूटिलाइजेशन का काम कर रहे होते हैं। और जब इस सिस्टम की बात की जाती है तो इस सिस्टम को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम एक अलग चीज है, डेटाबेस मैनेजमेंट एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक अलग चीज है, डेटाबेस की मैनेजमेंट बाइट सेल्फ एक अलग चीज है, डेटाबेस का डाटा मॉडल एक अलग चीज है, डेटाबेस खुद से एक अलग चीज है। ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपस में किसी हद तक मिलती जुलती सी लगती हैं लेकिन बिल्कुल अलग है। वक्त आने पे बारी बारी इनको मैं आपको डिफाइन करता चला जाऊंगा। डेटाबेस मैनेजर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस इटसेल्फ, so and so forth. So let's talk about the next thing that's included in this handout. So यहाँ पर जो चीज डिस्कस हुई उसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर हम लोग कितने कॉमनली चीजें इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस से मुतालिक, और हम उसको महसूस भी नहीं कर रहे होते हैं, हालांकि हम उसको रोजाना की बुनियाद पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इम्तियाज या मेट्रो या मैक्रो तरह के किसी स्टोर पर अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पॉइंट ऑफ सेल्स लगा होता है। पॉइंट ऑफ सेल्स वो जगह है जहाँ से कस्टमर अपना प्रोडक्ट जो भी उसने खरीदारी की हुई होती है फिजिकल प्रोडक्ट्स की, वो सारे के सारे वहां से कंटेंट लेकर अपना बिल बनवाकर बाहर निकल रहा होता है। उस जगह को, उस स्पेसिफिक सिस्टम को जो इन पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर रहा होता है डेटाबेस के अंदर, वो पॉइंट ऑफ सेल्स कहलाता है। ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स है इसके बनाने के लिए एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होती है बैकग्राउंड के अंदर, और इसमें बड़े जिसे कहना चाहिए कि टेक्निकल पॉइंट्स पर्सपेक्टिव्स बहुत सारे हैं, और हम लोग ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम लोग ये सोच नहीं रहे होते कि हम डाटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पॉइंट ऑफ सेल से अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट लिया है उसमें बारकोड लगा हुआ होता है, बारकोड जैसे ही आप स्वैप करते हैं स्कैनर के सामने से, बारकोड रीडर के सामने से, तो एक प्रोडक्ट आईडी फौरी तौर पर मूव कर दी जाती है आपके सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर फिर डाटाबेस के अंदर जो भी एंट्रीज हुई हुई होती है उनसे कंपैरिजन चलता है, वहां से फौरी तौर पर जो रिकॉर्ड मैच करता है उसको रिट्रीव करके आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई लेट्स सपोज कोई खाने पीने की चीज ली है तो उस प्रोडक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी नाम है वो स्क्रीन पर नजर आ जाता है, पर यूनिट प्राइस उसकी लिखी हुई नजर आ जाती है, और आपने जितने यूनिट स्वैप करवाए हैं बारकोड से तो टोटल क्वांटिटी जो आपने परचेज की है वो उससे मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट बता दिया जाता है। और ये क्या है, ये इस्तेमाल है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इसके डाटाबेस का डाटा ये इस्तेमाल है बेसिकली डाटाबेस का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, जिसके ऊपर एप्लीकेशन बनी हुई है और हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हम लोग ये सोच नहीं रहे होते कि इसके बैकग्राउंड में डाटाबेस चल रही है। तो ये बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता जनरल पब्लिक को कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड स्टोरी क्या चल रही है। यही इसी ट्रांजैक्शन को अगर हम कंप्लीट करना चाहें तो पेमेंट सेटलमेंट के मेथड यहाँ पर मल्टीपल होता है। मिसाल के तौर पर कोई कैश दे रहा होता है और कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा होता है। जब डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट चल रही होती है तो फिर वो पेमेंट भी डेफिनेटली जहां से एक्सट्रैक्ट की जाएगी, जो अकाउंट अपडेट किया जाएगा, जो कंटेंट रिट्रीव करने के बाद प्लस माइनस चलेगा, वो सारा का सारा इशू कहीं ना कहीं किसी ना किसी डेटाबेस में सेव है। और ये इस दफा जिस डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ ये रिमोट डेटाबेस है, ये आपके बैंक के अंदर मौजूद है। आपके पास जो भी पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो कार्ड शॉपिंग का सिस्टम लगा हुआ होता है वहां से उसकी पिन एक्सट्रैक्ट की जाती है, आइडेंटिफिकेशन अकाउंट नंबर की जाती है, फिर उसके बाद वो पूरा का पूरा डाटा किसी नेटवर्क की मदद से, सिक्योर नेटवर्क की मदद से फॉरवर्ड किया जाता है बैंक के अंदर, और वहां से फिर उन सारी की सारी चीजों को वेरीफाई किया जाता है। अगर रेलेवेंट अमाउंट मौजूद होती है तो उस रेलेवेंट अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो है आपको रसीद थमा दी जाती है। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ usage of a database management system along with a specific database that's being utilized by an application program. ये जो चीज है ये हम लोग कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। दो हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, यहाँ पे और भी बहुत सारी लिखी हुई होंगी, हम उनको स्किप करते हैं।
यहाँ हॉलिडे रिजॉर्ट्स का लिखा है, ऑब्वियसली इसकी बुकिंग भी ऑनलाइन हो सकती है, और ये तमाम की तमाम चीजें ऑब्वियसली जब तक डेटाबेस में नहीं होंगी ये सारा का सारा काम नहीं हो सकता। इसके अलावा लाइब्रेरी की एग्जांपल दी हुई है, लाइब्रेरी में बुक्स इशू करने का सिलसिला, बुक्स वापस करने का सिलसिला, ऑनलाइन जाके पढ़ने का सिलसिला, ये सब कुछ हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कंपोनेंट, व्हाट डाटा इज एंड व्हाट इट इज अबाउट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डाटा है क्या? डाटा आसान तरीन अल्फाज में रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको आपने अपनी इन्वायरमेंट के अंदर अपने रेलेवेंट डोमेन से इकट्ठा किया है। यहाँ पे 3-4 टेक्निकल टर्म्स जो इस्तेमाल हो चुकी हैं, उसमें सबसे पहली टेक्निकल टर्म थी डाटा इटसेल्फ। इसकी डेफिनेशन की अभी यहाँ पर लिखी हुई है, उसकी बात कर लेते हैं। जहां से उठाई जाएगी वो आपकी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात डाटा पर मुश्तमिल है। अगर आप बोलते हैं कोई एग्जाम्पल जो कायनात की हो, जो दुनिया से बाहर की हो, तो माहिरीन फल्कियात होते हैं, वो बाकायदा मुख्तलिफ किस्म की टेलीस्कोप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो एदाद शुमार निकालते हैं कहाँ पर कितने सितारे, सैयारे, सो एंड सो फोर्थ। इवन आपका जो रमज़ान और जो आपकी ईद और बकरीद वगैरह जो कुछ भी होती है, ये भी मून साइटिंग से रिलेटेड होती है। तो आपकी जो भी रुयत हिलाल कमेटी होती है वो बैठकर बाकायदा एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर चांद की रुयत से मुतालिक जो है वो डिस्कशन कर रही होती है, और अगर चांद नजर आता है तो डेफिनेटली वो डेट सेव की जाती है और उसको कहा जाता है कि जी आज पहला रोजा है या आज ईद है, सो एंड सो फोर्थ। तो ये जो चीज है, ये क्या है? ये डाटा है जो कि दुनिया से बाहर की है। तो कायनात भी पूरी की पूरी डाटा पर मुश्तमिल है, दुनिया पूरी की पूरी डाटा पर मुश्तमिल है। आप जहां पर नजर उठाते हैं वहां पर डाटा एग्जिस्ट जरूर करती है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप जो देख रहे हो, जिस डाटा को आप फोकस कर रहे हो, शायद कि वो आपके रेलेवेंट डोमेन से ताल्लुक ना रखती हो, शायद कि आपकी यूटिलाइजेशन पे फर्क ना पड़ता हो, आपको उस डाटा को इस्तेमाल नहीं करना हो, लेकिन डाटा चारों तरफ एग्जिस्ट करती है। ओके, डाटा क्या है? डाटा लैटिन से लिया गया एक लफ्ज है जिसका मतलब होता है टू गिव, और असल में ये रॉ फैक्ट्स होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर नेवर बीइंग प्रोसेस्ड, डायरेक्टली बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफिक डोमेन। एनवायरनमेंट के अंदर डोमेन होता है, डोमेन के अंदर सब डोमेन होता है। तो जो भी आपकी एप्लीकेबल फील्ड होती है, आप वो रेलेवेंट लफ्ज वहां पर इस्तेमाल करेंगे। बाद बात हम सब डोमेन से उठा रहे होते हैं चीजें। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, हमारा डोमेन यूनिवर्सिटी हुआ लेकिन हमारा सब डोमेन डिपार्टमेंट है। तो अगर मिसाल के तौर पर बात करते हैं डाटा इकट्ठी करने की किसी भी एक चीज से मुतालिक, तो फिर वो जो डाटा इकट्ठी की जाएगी हम अपने रेलेवेंट डिपार्टमेंट से करते हैं, हम यूनिवर्सिटी से नहीं करते। यूनिवर्सिटी बड़ी इन्वायरमेंट का एक छोटा हिस्सा हो गई, और उस छोटे हिस्से का एक और छोटा हिस्सा हो गया जो कि सब डोमेन कहलाएगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो डाटा की मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स नेवर बीइंग प्रोसेस्ड, directly being observed from the environment slash specific domain slash subdomain concern। और ये डेफिनेटली रेलेवेंस रखती है आपके किसी न किसी स्पेसिफिक सिस्टम के से ताल्लुक रखती है, जिसको कि आपको इस्तेमाल करना होता है, जिसको कि आपको बनाना होता है, और उसकी बुनियाद पर फिर ये चीजें जो है वो आगे चलती चली जाती हैं। और यहाँ पर फिर इसके अलावा कुछ टर्म्स और हैं जो कि जिनको समझना जरूरी होता है। इसमें बेसिकली 3 मुख्तलिफ तरह की चीजें आती हैं। सबसे पहली जो होती है वो जिसको ऑलरेडी हम लोग नाम उसका ले चुके हैं यहाँ पर, वो डाटा इटसेल्फ है। इसको जब हम प्रोसेस कर लेते हैं किसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत फिक्स होता है, या फिर यूँ कहना चाहिए किसी स्पेसिफिक एल्गोरिथम से हम लोग इस डाटा को प्रूव करते हैं, इस एल्गोरिथम के बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक आफ्टर प्रोसेसिंग कंटेंट कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन के अंदर। इंफॉर्मेशन एक सबसे एक टेक्निकल लफ्ज है। इस टेक्निकल लफ्ज की अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, तो इसके 2 अल्फाज हैं, प्रोसेस्ड डाटा। डाटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं किसी भी एल्गोरिथम से, किसी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से, या किसी तरीक़ेकार के तहत, तो जो डाटा होती है वो अपनी असल शक्ल, अपनी हियत तब्दील कर लेती है, फिर वो मॉडिफाइड फॉर्म में आ जाती है, और वो ज्यादा मीनिंगफुल और इनप्रिंसिपल हो जाती है कुछ लोगों के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा आगे चलकर, तो अगर आपके ऑब्टेन मार्क्स की बात की जाए, तो ऑब्टेन मार्क्स को जो है कहा जाता है कि जी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। आपने जो भी परफॉर्म किया था उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपको कुछ मार्क्स असाइन किए गए, और वो ऑब्टेन मार्क्स कहलाते हैं सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एंड सो एंड सो फोर्थ, सब्जेक्ट एन जितने भी आपके सब्जेक्ट आपको असाइन किए गए। इन सब्जेक्ट के मार्क्स को अगर मैं एक सिंपल प्लस के नोटेशन के साथ ऐड कर लूं, तो ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स बन जाएंगे किसी एक सेमेस्टर के लिए, किसी एक साल के लिए, ओवरऑल आपकी डिग्री के लिए। तो अगर हम टोटल मार्क्स करते हैं किसी एक सेमेस्टर के लिए, तो कहलाता है टोटल ऑब्टेन मार्क्स फॉर अ स्पेसिफिक सेमेस्टर। अगर हम टोटल ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देते हैं टोटल एलोकेटेड मार्क्स से, मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ 231 लिखा हुआ है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 300 से, और साथ में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज आ जाती है।
अच्छा, यहाँ पर 3 चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहली चीज़ जो थी वो आपके 78 प्लस 71 प्लस 82, ये आपके 3 डिफरेंट मार्क्स थे, ऑक्टेंट मार्क्स। जब आपने इनको प्लस किया तो आपके पास एक चौथी वैल्यू आ गई जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो कि 231 है। इस 231 को जब हमने डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ओवरऑल इफेक्ट आएगा डिवाइड बाय 3 का। और जब हमने किया तो फिर इससे हमारे पास एक पांचवी फिगर आ गई, और वो फिगर है 77, और उसके आगे हमने परसेंटेज का साइन लगाया हुआ है। ये दो जो फिगर्स आ चुकी हैं ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और ये दोनों की दोनों फिगर्स बेसिकली इस बात की निशानदही कर रही हैं कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर ऐसा अडॉप्ट किया है जिसकी प्रोसेसिंग की बुनियाद पर जो एक्चुअल शक्ल थी डाटा की वो तब्दील हो गई है, और तब्दील होने के बाद वो डाटा एक नई शक्ल में मौजूद है, जो कि 231 इज टोटल ऑप्टेन मार्क्स, और उसके बाद जो 77% मार्क्स है वो टोटल परसेंटेज को शो कर रहा है जो आपके किसी एक सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट से मुतालिक है। तो ये दोनों 231 77 ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये इन्फ्लुएंस अब किए गए हैं, ये फॉर्मुलेटेड है। और जब इनकी बात की जाती है तो ये डाटा सेट नहीं है, ये दो अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए दो अलग अलग इंफॉर्मेशन कॉन्टेंट है। अगर मैं बात करूं क्लास की, तो 231 की जो फिगर है वो इन्फॉर्मेशन है, और जब मैं बात करता हूँ 231 डिवाइड बाई 3 की, ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 100 का 3 आएगा डिवाइड बाई 3, तो उसकी वजह से जो 77% आ रहा है, ये जो पांचवी फिगर आई है 77% की, ये भी इवेल्युएटेड है। यहाँ पर 231 एज एन इनपुट जाएगा डाटा के तौर पर, जो पिछले प्रोसेस में पिछले स्टेप में जो कि डाटा नहीं था, इंफॉर्मेशन था। ये बेसिक फर्क है जिसकी हम लोग आगे चलकर आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं डाटा लाइफ साइकिल के अंदर। जो पिछले स्टेप के लिए कंटेंट हमारे पास डाटा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है, वो अगले स्टेप के अंदर हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। जब इन्फॉर्मेशन को हम जिससे कहना चाहिए रीयूटिलाइज करते हैं दोबारा से किसी और प्रोसेस के लिए, तो फिर से हमारे पास डाटा की हैसियत अख्तियार कर जाता है। बाहर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती हैं, और इनको हमें एज पर द लाइफ साइकिल हमें इनको इसी तरीके से मैनेज करना होता है। डाटा की जहाँ तक बात है तो रॉ फैक्ट्स, और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन की बात है तो वो प्रोसेस डाटा। ये दो बुनियादी फर्क है डाटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान। यहाँ पर इस वक्त जो आपको फिगर नजर आ रही है, दैट्स डाटा एंड द प्रोसेस एंड द इंफॉर्मेशन एंड देन कम्स द फीडबैक। तो ये जो आपको फिगर नजर आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक अदर डाटा लाइफ साइकिल को। और जब डाटा लाइफ साइकिल को हम प्रेजेंट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली जो चीज हम गैदर कर रहे होते हैं वो डाटा होती है। नंबर वन पे हमारे पास 78, 71, 82 लिखा है। फिर हम लोगों ने जो प्रोसेस लगाया वो एडिशन का प्रोसेस था, तो प्लस लगा दिया तीनों नंबरों के दरमियान, और अल्टीमेटली हमारे पास जो आउटपुट आ गया 231 का, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इसी इंफॉर्मेशन को हम जब सेकंड स्टेप में इस्तेमाल इस्तेमाल करेंगे, 231 नेक्स्ट स्टेप के लिए डाटा की हैसियत इख्तियार करेगा, क्योंकि इस पर फिर हम डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 की जो प्रोसेसिंग है वो लगाएंगे, जिसकी बुनियाद पर 77% मार्क्स की वैल्यूएशन हो जाएगी। ये पूरा का पूरा फीडबैक का फेस चलता है और ये चलता चला जाता है, और ये कहलाती है डाटा लाइफ साइकिल। इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन भी मौजूद है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के बाद कुछ मुख्तलिफ शक्ल का हो जाता है। मिसाल के तौर पर डाटा यहाँ पर कहीं से जहाँ कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई, कहाँ से ऑब्जर्व की गई, किसी सेंसर ने जनरेट की है या ह्यूमन कैप्चर्ड डाटा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बारकोड रीडर की बात करता हूँ तो वो सेंसर कैप्चर्ड है, और अगर मैं बात करता हूँ मैनुअल एंट्री सिस्टम की तो वो ह्यूमन एंटर्ड डाटा है। तो इस तरीके से ये डाटा कहाँ से आई उसका हमें यहाँ पर इस डाटा लाइफ साइकिल के अंदर पता नहीं चल रहा। बाज़ औक़ात हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मौजूद होती है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मौजूद होती है, वहां से हम डाटा एक्सपेक्ट करके लेकर आ रहे होते हैं। किसी पिछले प्रोसेस से हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्ट करके नए स्टेप के लिए डाटा के तौर पर कंसीडर कर रहे होते हैं, वो स्टेप यहाँ पर मेंशन नहीं है। इसके बाद जब हम प्रोसेस कर लेते हैं डाटा को, तो हम जरूरी नहीं है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास ही रखें, उसको हम डिसेमिनेट भी कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग पार्शली मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़कर मुख्तलिफ लोगों को भिजवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर सैलरी स्लिप जो है वो आपके एम्प्लॉय की तरफ जाएगी, और उसके बाद कितने एडवांसेस और कितने इंक्रीमेंट्स और कितनी डिडक्शंस हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएंगी, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या थी वो एचआर डिपार्टमेंट में जाएगी। ये एक ही स्टेप के आउटपुट है जिसके तीन हिस्से तीन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। तो ये डिसमिनेशन का जो फेज है वो भी यहाँ पर एब्सेंस, उसकी भी यहाँ पर एब्सेंस है, वो एब्सेंट है यहाँ पर, बेसिकली नजर नहीं आ रहा। तो ये जब हम इन चीजों को अकाउंट फॉर कर लेते हैं तो जो चीज बनती है वो हमारी बनती है एक्सटेंडेड डाटा लाइफ साइकिल। Okay, let's move to the next topic. The historical roots of the file management system. अच्छा जी, ये इब्तिदा हुई कैसे थी? ये इब्तिदा सबसे पहले हुई थी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम तो आया था बाद में। सबसे पहले जो इब्तिदा हुई थी, वो कहानी जो शुरू हुई थी, वो कहानी शुरू होती है हमारे पास मैनुअल फाइलिंग सिस्टम्स के साथ।
हमारे पास सबसे पहले कागज कलम हुआ करता था, और उससे भी पहले हमारे पास जो जानवर है उनकी खानों पर मुश्तमिल हमारे पास चमड़ा, और उसके अलावा हमारे पास कलम और दवात हुआ करते थे, जिसकी बुनियाद पर हम लोग रिकॉर्डिंग किया करते थे। बहुत कम लोग लिखना पढ़ना जानते थे, बहुत कम रिकॉर्डिंग होती थी, जिंदगी आसान थी, लेकिन फिर चीजें बेहतर होती चली गई, लोग पढ़ लिखते चले गए, फिर उसके बाद चमड़े की जगह उसकी जगह ले ली कागज ने, और फिर कागजों के रिकॉर्ड बढ़ते चले गए, और फिर वो तमाम की तमाम चीजें रिकॉर्ड करना तो चलिए हद तक तो चला सही था, लेकिन जब उससे बात की जाती थी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन की, जब उससे बात की जाती थी डाटा मैनेजमेंट एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से रखने की, तो फिर वो काम एक मुश्किल तरीन काम हुआ करता था। इसकी एग्जाम्पल कुछ हम इस तरीके से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोका कोला की फैक्ट्री में चले जाए, या पेप्सी की फैक्ट्री में चला जाए, किसी भी बेवरेजेस कंपनी की फैक्ट्री में चला जाए, तो रोजाना की बुनियाद पर वहां पर लाखों बॉटल्स, मिलियंस ऑफ बॉटल्स, मिलियन कहते हैं 10 लाख को, मिलियन का मल्टीपल होता है, अगर 10 मिलियन हो गया तो ये 1 करोड़ हो गया, तो मिलियंस ऑफ बॉटल्स रोजाना की बुनियाद पर जो हमारे पास बन रही होती है, उनको बैच वाइज प्रोसेस किया जाता है। मिसाल के तौर पर 1 लीटर वाली अलग होती है, 1.5 लीटर वाली अलग होती है, 300 ml वाली अलग होती है, सो एंड सो फोर्थ। और इसमें फिर देखा जाता है किस दिन में कितनी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन का बैच कौन सा था, बैच के हिसाब से देखा जाता है किस टाइम पर प्रोड्यूसिंग, दिन में एक दिन के अंदर 3 शिफ्टें लग सकती हैं, 8 घंटे की 3 शिफ्टें लग सकती हैं एक दिन के अंदर। और अगर कोई प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक बैच में मसला आता है, तो देखते हैं प्रोडक्शन का जो स्केड्यूल था उसमें कौन सी शिफ्ट में काम हुआ था, ताकि उस शिफ्ट के लोगों को पकड़ा जाए, उस शिफ्ट के मैनेजर को पकड़ा जाए कि भाई ये गलती हुई क्यों थी। अगर इसको मैं मैनुअली रिकॉर्ड करना शुरू करूं, तो एक दिन में अगर हम सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए कि 1 करोड़ बोतलें बनती हैं, जिसमें के 1.5 लीटर, 1 लीटर और 300 ml की 3 कैटेगरी रखते हैं आसान रखने के लिए, तो इसकी रिकॉर्डिंग होती है। जैसे ही 6 का बंच बना, पैक होकर 12 या फौरी तौर पर एक रिकॉर्ड पास हुआ, एक लाइन आपने लिख दी, आपके जो भी अकाउंटिंग का जो भी आपका बंदा है, या जो भी आपका रिकॉर्ड कीपिंग के लिए स्टाफ मौजूद है वहाँ पे, उसने फौरी तौर पर एक लाइन के अंदर एंट्री कर दी कि जी ये प्रोडक्ट ये थी, इसकी क्वांटिटी इतनी है, 6 वाली जो बोतल है ये इसका पैक है, 6 बोतलों का एक पैक है, और ये आज की जो शिफ्ट है वो ये है, आज की तारीख ये है, और ये पेप्सी है या मिरिंडा है या जो भी उसका नाम है स्पेसिफिक, वो कैटेगरी से बिलोंग करती है, वगैरह वगैरह। ये हो गया एक। जैसे ही सेकंड पैकेज आया, फौरी तौर पर उसकी एंट्री पास हुई, तो एक दिन की अगर बात करूं, तो मेरे पास अगर करोड़ों बोतलें हैं और एक पेज पर अगर 20 एंट्री आती है, तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 20, मेरे पास इतनी, मेरे पास पेजेस इस्तेमाल होंगे एक दिन के अंदर। तो डेफिनेटली मेरा रजिस्टर एक या कई रजिस्टर मेरे भरते चले जाएंगे। जब हम रजिस्टर्स को उठा के रखेंगे, और डेफिनेटली रिकॉर्ड कीपिंग होती है, तो इन रजिस्टर्स को एहतियात से रखना होता है उस वक्त तक जब तक कि आपको उसकी जरूरत खत्म नहीं हो जाती। और अल्टीमेटली अगर अगर इसकी आप ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव से बात करें, तो डाटा कभी भी एक्सपायर नहीं होता। ये डाटा वेयर हाउसेज में एंटर कर दिया जाता है, और इसकी बुनियाद पर जो है हम लोग बहुत इवैल्यूएशंस परफॉर्म करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम लोग नॉलेज डिस्कवरी करते हैं, और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मशीन लर्निंग के और मुख्तलिफ तरह के एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, जिनके लिए ये डाटा लर्निंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो ये डाटा कभी खत्म तो होनी नहीं है, तो इसको संभाल कर रखना है। अभी क्या है, अभी हमारे पास रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स को हमने उठाकर रख दिया। तो अगर हम बात करते हैं एक दिन में हमारे, लेट सपोज अगर हमारे 50 रजिस्टर भरते हैं मिसाल के तौर पे, तो एक महीने के अंदर 50 × 30, तो हमारे एक महीने के अंदर शायद के 1500 रजिस्टर्स बन जाएंगे। तो अल्टीमेटली जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाएगा, और शिफ्टें हम, या हम यूँ समझें कि फैक्ट्री एक्सटेंड करते चले जाएंगे, या प्रोडक्शन लाइन बढ़ाते चले जाएंगे, तो 1 करोड़ की जगह आइंदा आने वाले वक्त में 2 करोड़ बोतलें बनेंगी। तो ये 1500 की जगह 3000, 3000 की जगह 5000 जर्नल्स महीने के आया करेंगे। और जब हम इनको रखने की बात करेंगे, तो एक पूरा वेयर हाउस अलग से मेंटेन करना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ कागजात के रजिस्टरों पर मुश्तमिल होगा। रखने की हद तक तो बात सही है, एक दिन 2 दिन पुरानी डाटा निकाली भी जा सकती है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर कि आप मुझे सेल्स निकाल कर दे दें, जो पैंडेमिक शुरू हुआ है फरवरी, पाकिस्तान के अंदर फरवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक का, आप मुझे डाटा निकाल के दे दें कि मेरी सेल्स कितनी है, मैंने कितने यूनिट्स बेचे, और 2019 में कितने बेचे थे इसी अरसे के दौरान, यानी फरवरी 2019 से फरवरी 2020 का एक टाइम पीरियड हो गया, और दूसरा टाइम पीरियड हो गया फरवरी 2020 से लेके फरवरी 2021 तक का। मुझे जरा बता दें दोनों के टोटल मुझे फिगर दे दें, मैंने कितनी बोतलें बनाई थी और कितनी बोतलें मैंने सेल आउट की 2019 में, कितनी 2020 में। तो भाई इसके लिए मुझे कितने रजिस्टर एक्सेस करने होंगे? इसके लिए मुझे मिसाल के तौर पर 1500 रजिस्टर आ रहे थे महीने के, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, सही है। और ये एक साल का डाटा हो गया। अब मुझे दूसरे साल पे जाना है, तो इतना ही काम मैंने दोबारा करना है। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1500 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मैंने 2 दफा किया। उससे फिर जब मैं इवैल्यूएशन शुरू करता हूँ, तो मैंने रीड करना है, मैंने डाटा सेटिंग और रिकॉर्ड करना है, उसके बाद फिर मैंने दोबारा प्लस चलाना है। और अगर ये मैं पेपर पेन से कर रहा हूँ ना, तो यूँ समझें कि जो रिपोर्ट जो बना रहा होगा ना गरीब आदमी,
वो आपसे शायद के कई हफ्ते या शायद कई महीने मांग लेगा, भाई मेरे पास इतने हजार रजिस्टर मुझे एक्सेस करने हैं और मैं इंसान को रीड करते हैं मेरी आंखें भी दुख जाती है, मेरा ज़हन भी दुख जाता है, और उसके बाद मुझे ये रिकॉर्ड करके मुझे इसको वैल्यूएट भी करके निकालना है। तो मुझे कम से कम तुम 1 महीना तो दो कि मैं एक रिपोर्ट बना सकूं। क्या 1 महीने बाद या जितने भी उसने टाइम आपसे मांगा है, 2 महीने, 3 महीने, क्या जितने अरसे में ये रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, क्या उस अरसे के बाद उस रिपोर्ट की कोई अहमियत बाकी रह जाएगी? द वेरी सिंपल आंसर इज नो। हमें डिसीजंस लेने होते हैं फौरी तौर पर, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन लाइन को सेट कर सकें। जिस एग्जांपल को मैंने लिया है वो मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल है, और बेवरेज की हम लोग बात कर रहे हैं। ये वो वजूहत थी जो हमारे फेलियर का सबब बनी मैनुअल फाइलिंग सिस्टम के। तो मैनुअल फाइलिंग सिस्टम के जो फेलियर की बुनियाद बनी, तो उसकी बाद पर हम लोगों ने जो अगला रूट इख्तियार किया वो फौरी तौर पर हमने कहा नहीं यार, हमें इसको फौरी तौर पर कोई ऐसा सिलसिला निकालना चाहिए कि हम लोग इसको कंप्यूटर पर लेके चले जाए, तो हमारी जो प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो हम लोगों ने जिस तरफ मूवमेंट शुरू की वो थी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जिक्र नहीं है, कि उससे एक स्टेप पहले की कहानी है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा प्रिकॉशनरी चीज़ें हम लोगों को पहले से देखनी पड़ेंगी, ताकि हमें एक आइडिया हो सके कि कंप्यूटर साइंस में हम लोग किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, इनफैक्ट ये चीज़ें हमारे पास अभी भी अवेलेबल है और हम इन पर अभी भी काम कर सकते हैं। इसका एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि हम अपनी मर्जी से कोई भी इंक्रिप्शन स्कीम लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी स्टोरेज मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लो लेवल पे जाके किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। के सारे एडवांटेजेस हैं जो आज भी अवेलेबल है। लेकिन इन एडवांटेजेस को अवेल करने के लिए हमें जितनी मैन पावर लगानी पड़ेगी, जितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और जहां पर नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो वहां पे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो लेट्स डिस्कस ये है क्या चीज। जो सबसे पहले हमारे पास ऑटोमेशन की तरफ काम हुआ था, वो हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस की तरफ जब हम लोगों ने फोकस किया कि हम लोग मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से निकलते हैं, और निकलने के बाद हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड हो, जो कुछ ना कुछ ऑटोमेटेड हो, किसी हद तक कंप्यूटर हमें चीजें मैनेज करके दे रहा हो। तो फिर हमने 4-5 चीजें जो पहले फोकस करके निकाली, वो प्राइमरी फंक्शंस थे जो किसी भी सिस्टम के लिए रिक्वायर होते हैं डाटा को हैंडल करने के लिए। जब डाटा को हैंडल करने की बात आती है, मैं स्क्रीन थोड़ी सी आपके साथ चेंज कर देता हूँ। ये जो शेयरिंग जो शेयर हुई हुई है स्क्रीन, इसमें मैं आपके साथ नई स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये जो फाइल सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की जब हम बात करते हैं, तो टिपिकल ऑपरेशंस जो इसके साथ लगाए जाते हैं, उनमें सबसे पहला होता है क्रिएट। फिर अ, अगर हम सिर्फ डाटा की बात करेंगे तो डाटा को हम लोग इंसर्ट करते हैं, उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। और चौथा, इनफैक्ट जो पांचवा काम होता है, वो हमारा काम होता है रिट्रीवल। पहला काम क्रिएट, बाकी 3 काम इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, और पांचवा काम रिट्रीव। लेकिन जब हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जाते हैं तो हमारे पास ऑपरेशंस कुछ और भी होता है। हमें फाइल को ओपन भी करना पड़ता है। जिस फाइल में हम लोग अपनी डाटा को सेव कर रहे होते हैं, वो फाइल को हम ओपन करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ओपन, यहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर इस वक्त मूव कर रहा है, ये ओपन, हम फाइल ओपन करने से मुराद है। फिर हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है। अदरवाइज अगर आप फाइल ओपन छोड़ दें और उसके बाद आप अप्रोप्रिएट उसको राइट बैक ना करवाएं डिस्क के ऊपर, तो आपने जितना भी कंटेंट लिखा होगा वो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में सेव नहीं होगा। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से इसलिए समझ में आ रही होगी क्योंकि आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएल, और उसमें डेफिनेटली आपने फाइलिंग या हाउ टू सेव ऑन सेकेंडरी स्टोरेज ड्राइव्स, या आपने शायद वहां पर लाजमी तौर पर देखा हुआ होगा। तो पहले फाइल ओपन करनी पड़ती है, फिर फाइल के साथ जो भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं वो करते हैं, फिर राइट बैक होता है, कमेंट होता है, कमेंट करने के बाद फिर आप फाइल क्लोज करते हैं। जब फाइल आप ओपन करते हैं तो उसके बाद आप रीड करते हैं। रीड ऑपरेशन भी हमारे पास एक मौजूद है यहाँ पर। और अल्टीमेटली जब आप कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर आपके मार्क्स अपडेट हो गए, नए सेमेस्टर के मार्क्स आ गए, तो ऑब्वियसली आपको वो नए मार्क्स आपको राइट भी करने पड़ते हैं, तो राइट भी ऑपरेशन है। तो अगर मैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करता हूँ, तो वहां पर सिर्फ बेसिक 5 डाटा हैंडलिंग ऑपरेशंस नहीं होंगे, वहां पर फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस भी होंगे, जिसमें फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को रीड करना, फाइल में राइट करवाना, और उसके बाद फाइल को क्लोज करना, और जब जरूरत पड़े उस वक्त फाइल को डिलीट करना। ये बेसिक फंक्शंस हैं जो हमें किसी भी फाइल मैनेजमेंट या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ हमें काम करते हुए इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और इनका हमें मालूम होना चाहिए। और जब हम कोई भी एक फाइल इस्तेमाल करते हैं, अच्छा फाइल हमारे पास एक नहीं होती, फाइल हमारे पास मल्टीपल होती है।
हम लोग अपने काम के हिसाब से डाटा को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स की डाटा, अगर मैं आपके सिस्टम की बात करूं कि आपका एक मैनेजमेंट सिस्टम या एक फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम बनाना है जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड हो, तो स्टूडेंट्स की डाटा एक अलग फाइल में चली जाएगी। जो हमारे कोर्सेज, जो हमारे अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, जो हमारे एकेडमिक काउंसिल से और दूसरी जगह से अप्रूव है, उनको अगर हम हैंडल करने की बात करें तो उनको हम किसी दूसरी फाइल के अंदर लेके चले जाएंगे। फिर जितने प्रोग्राम्स हमारे डिपार्टमेंट के अंदर ऑफर हो रहे हैं, उन प्रोग्राम्स को हम एक तीसरी फाइल के अंदर लेते चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइजेशन की भी होती है डाटा की, तो उसकी बेसिस पर हम लोग फाइल अलग अलग बनाते चले जाते हैं, और अलग अलग फाइल के अंदर अलग अलग तरह की डाटा होती है। उसका स्ट्रक्चर हमारी मर्जी का होता है, और उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर फिर हम लोग फंक्शंस लिखते हैं, जो कि रीड राइट के, तो खैर हम रीड और राइट के ऑपरेशन जब हम बात करते हैं तो ये तो हम डेफिनेटली चेंज करते हैं। ओपन और क्लोज के फंक्शन हमारे तकरीबन सिमिलर होते हैं। तो ये जब हम सारे के सारे काम कर लेते हैं तो बाद में फिर हमें इन फाइलों को आपस में लिंक भी करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर कौन सा स्टूडेंट कौन से प्रोग्राम में, मिसाल के तौर पर अगर अली साहब है तो वो कंप्यूटर साइंस BScs में एनरोल है या MCS में एनरोल है, और अगर MCS में एनरोल है तो वो कौन कौन से कोर्सेज इस वक्त पढ़ चुके हैं और कौन कौन से पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। तो ये तीनों की तीनों फाइलें जो मैंने जिनका नाम आपसे पहले लिया था, वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उनको आपको लाजमी तौर पर कनेक्ट करना पड़ेगा, और ये पूरा का पूरा सिलसिला कनेक्ट करने वाला इतना आसान रिलेटिवली होता नहीं है। तो लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा वापस चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो हिस्टोरिकल रूट्स थी हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आने के लिए, वो हमारी जो जड़ें हैं वो इब्तिदा हुई थी उसकी हमारी मैनुअल फाइलिंग सिस्टम से, जहाँ पेपर पेन और रजिस्टर हुआ करता था। उसके बाद फिर हम लोग ऑटोमेशन एक्टिविटी की तरफ चले गए, तो फिर हम लोग प्रोग्राम करते थे। हमारे पास एक प्रोग्रामर होता था जो तमाम चीजों का जिम्मेदार होता था। उस प्रोग्रामर पर अगर सिस्टम छोटा है तो अकेले प्रोग्रामर पर जिम्मेदारी याद होती थी, और प्रोग्राम और लेट्स सपोज अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, डिपार्टमेंट्स ज्यादा है, डाटा सेट्स की हैंडलिंग अलग तरीके से और ज्यादा है, तो फिर हम लोग प्रोग्रामर्स का पूरा बंच हायर करते थे, पूरा बैच हम लोग हायर करते थे, और उसके बाद उनको मुख्तलिफ जगहों पर एलोकेट करते थे। फिर ये प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग करते थे कि कौन सा डाटा सेट किस तरीके से हैंडल होगा, किस डिपार्टमेंट में किस नाम से फाइल बनेगी, उस फाइल को किस तरीके से ओपन किया जाएगा, सबसे पहले क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद कैसे ओपन किया जाएगा, उसमें फिर जो हैंडलिंग फंक्शंस हैं वो किस तरीके से होंगे, और ये सारी की सारी मर्जी प्रोग्रामर की होती थी। अगर दो डिपार्टमेंट से एक जगह पर एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है जो पिछले कई सालों से काम कर रहा है, और एक जगह पर रिलेटिवली न्यू जूनियर प्रोग्रामर है, और उसने कुछ गलती से कुछ गलत या रॉन्ग स्ट्रक्चर्स उसने अपने पास इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, और दोनों डिपार्टमेंट्स को आपस में कनेक्ट करना जरूरी है, तो ये लिटरली इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, प्रोसीजर्स की वजह से और प्रोग्रामिंग डिफरेंस की वजह से, जो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस दोनों ने अलग अलग तरीके से फॉलो किए, उनकी वजह से भी हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि फाइल सिस्टम, क्योंकि अब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते तो हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो भाई हम लोग डेफिनेटली इसको हम लोग आजकल इस्तेमाल तो नहीं करते, लेकिन हम लोग इसको आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऐसी बहुत सी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जिसको कि हम लोग नहीं चाहते कोई भी जाकर उसको एक्सेस करे। तो उसके लिए फिर हम लोगों को खुद से प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। हमें उसके इंक्रिप्शन मेथड्स हमें उसके सोचने चाहिए, हमें उसके स्टोरेज रिट्रीवल मेथड्स सोचने चाहिए, हमें उसको मुख्तलिफ तरीके से हैंडल करना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम उसको मैनेजमेंट सिस्टम के ही हवाले करें हमेशा, और मैनेजमेंट सिस्टम जो थर्ड पार्टी बना रही है डेफिनेटली वो तो बेसिक्स जितने भी उसके इंक्रिप्शन मेथड्स लगे हुए उसको पता होते हैं, और अगर वो चाहे तो उनको रिट्रीव करके ब्रेक कर सकती है। तो अगर हम लेट्स सपोज अगर हम यूरोपियन या अमेरिकन या कैनेडियन अगर हम किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम अपनी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन उनके सिस्टम के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डाटा तो हमारी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और इस डाटा को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाने के लिए हम डेफिनेटली फाइल सिस्टम की तरफ जा सकते हैं, या हम लोग खुद से अपना एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। बट अगेन ये एक अलग बहस है। हम इस फिलहाल इस बैच से निकलते हैं और फटाफट मूव करते हैं कि हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ आए, ताकि हम बेसिक उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फेज की तरफ जाएं। तो यहाँ पर कई वजूहत है सिस्टम को पढ़ने की। नंबर वन, फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजफुल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन हाउ वी हैंडल डाटा। हमें पता होना चाहिए कि पुराने वक्तों में किस तरीके से हम डाटा हैंडल करते थे, उन्हीं तरीकों को मॉडिफाई करके नई मेथडोलॉजी, नई मेथड्स, नई एल्गोरिथम इस्तेमाल करके हम वो काम आज भी दोबारा खुद से कर सकते हैं। Number two, the design complexity of a database might be easier to understand once the relatively simple file systems characteristics are understood.
अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, ये लोग नहीं बताते। जिन्होंने भी बनाया है, मिसाल के तौर पर ओरेकल कॉर्पोरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, वो अपना इंटरनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर ओपन नहीं करते। वो फर्जी लेयर्स कुछ कुछ जगह पे उन्होंने बता दिया और बाकी जगह पे उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम का जी इट्स सिस्टम। अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर है, कोई अगर मिसाल के तौर पर डिवाइस ड्राइवर्स कोई इस्तेमाल हो रहा है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज पे जाने के लिए, उनके साथ हैंडलिंग कैसे हो रही है, उनमें इंक्रिप्शन कैसे हो रही है, डाटा डिक्शनरी का क्या रोल है, किस तरीके से हम लोग डाटा डिक्शनरी को कनेक्ट कर रहे हैं मेटा डाटा के साथ, और मेटा डाटा किस तरीके से हमारी एक्चुअल डाटा की रिप्रेजेंटेशन बना रही है। ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो भी कुछ काम कर रहे हैं, उनको अभी तक ओपन नहीं किया गया किसी भी कंपनी ने जो कि इंटरनेशनली बड़े बड़े नाम है। तो अगर मैं थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम किस तरीके से, कितनी अजियत के साथ हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करते थे, तो डेफिनेटली इन कंपनीज ने हमारे लिए जितने भी बड़े बड़े वेंडर्स हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा की है। अब हमें सेकेंडरी फंक्शंस में से किसी एक पर भी फोकस नहीं करना पड़ता। इंडेक्सिंग कैसे होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फाइल स्टोर कैसे होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। फाइल से रिट्रीवल कैसे होगा, सेकेंडरी स्टोरेज की जो फाइल है उससे रिट्रीवल कैसे होगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे सैकड़ों फंक्शन है। मैं इनफैक्ट कसर नफसी से काम ले रहा हूँ। सैकड़ों नहीं, हजारों, बल्कि शायद के लाखों फंक्शन ऐसे हैं जो कि उन तमाम की तमाम जगहों पर इस्तेमाल होते हैं और वो हमको अब खुद से कोड या प्रोग्राम नहीं करने पड़ते। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कितना कॉम्प्लेक्स है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमें थोड़ी सी चीजों का थोड़ा सा अगर आइडिया हो जाए तो। नेक्स्ट पॉइंट इज understanding the problems inherent in file-based systems may prevent us from repeating those problems in database. In other words, we should learn from our earlier mistakes. However, we have learned from this work that there are better ways to handle data. Obviously, जब हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ काम करते थे, आगे चलकर अगर आएगा इनका दोबारा, बहुत सारी चीजें थी जो इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हमारे लिए दर्द सर बना करती थी। मिसाल के तौर पर इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स होते थे, हार्डवेयर हमारा डिफरेंट होता था, हार्डवेयर के ऊपर जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते थे वो हमारा अलग होता था, और इन जब हाइब्रिड सिस्टम्स की बात करते थे तो हमारे पास डाटा इंटरचेंजेबल होता ही नहीं था एक मशीन से दूसरी मशीन के ऊपर। फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस अलग थी, डाटा डिपेंडेंस अलग थी। हमारे पास मिसाल के तौर पर डाटा टाइप्स एक जगह पर कुछ और इस्तेमाल हो रही है और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने मिसाल के तौर पर कुछ दूसरी डाटा टाइप्स इस्तेमाल कर ली हैं जो कि हमारे यहाँ पहला वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेट है वो आइडेंटिफाई करता ही नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों किस्म के मसाइल थे जो डेफिनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स थे, और डेफिनेटली इनको समझने से हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपनी इन नई वाली चीजों को रिपीट ना करें। अगर हम लोग रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड काम करते हैं, और इस दफा जब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ वो डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, डाटाबेस एप्लीकेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। Next point, if we wish to convert file-based systems to a database system, understanding how the file system works will be extremely useful, if not essential. हमें जो इसकी पूरी प्रोसीडिंग्स किस तरीके से होती हैं, इसकी प्रोसेसिंग में किन किन स्टेप्स में किस किस तरीके से काम होता है, वो अगर हमें पता चल जाए तो उससे हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि सेकेंडरी फंक्शंस क्या क्या बन सकते हैं। और जितने सेकेंडरी फंक्शंस बन सकते हैं उन तमाम के तमाम फंक्शंस के लिए हम कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सब मॉड्यूल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं जो उस काम के लिए डेडिकेट कर दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि हम लोग फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वाली चीज को उठाकर हम लोग बड़ी आसानी के साथ कन्वर्जन कर लें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। बहरहाल ये तमाम की तमाम चीजें जो डिस्कशन में की जा रही है ये कई डेकेड्स पुरानी है। डेकेड कहते हैं 10 साल को, और कई डेकेड्स का मतलब ये है 10 20 30 40 साल पुरानी बातें हैं, और हम लोग इन चीजों से काफी आगे निकल कर आ गए। लेकिन अभी तक ये सिस्टम और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं और हम लोग खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास टूल्स पहले से ज्यादा बेहतर मौजूद है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लाइब्रेरीज पहले से ज्यादा बेहतर मौजूद है, हमारे पास इंडेक्सिंग के फीचर्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स हमारे पास मौजूद हैं। मैं अगर बोलता चला जाऊंगा तो शायद के टाइम तो फिर बहुत ही कम पड़ेगा। ये लिस्ट इतनी लंबी है जो मॉडिफिकेशन हम लोग कर चुके हैं, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम लोग एडवांसमेंट्स कर चुके हैं, उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और बेसिक प्रोग्रामिंग से मुतालिक जो लाइब्रेरीज हमारी बन चुकी हैं, उनको यूटिलाइज करके हम अपने प्रोग्रामिंग और बाकी पुराने जो भी काम हम सेकेंडरी फंक्शन जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, उनको हम बहुत हद तक कट शॉर्ट करके सिस्टम के हिसाब से बहुत छोटा कर सकते हैं।
और हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बड़ा इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बन सकता है। थोड़ा सा एक दफा फिर से मैं पुरानी स्क्रीन की तरफ जाता हूँ ताकि आपके साथ मैं थोड़ा कंटेंट वहाँ का थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर सकूँ। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पर देखें फाइल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, अच्छा ये सारी बातें दोबारा होंगी, इसको फिलहाल हम लोग या तो बल्कि शॉर्ट टर्म में डिस्कस कर ही लेते हैं, मैं स्किप करने का सोच रहा था। फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है और डेटाबेस है। जब हम पुराने वक्तों की बात करते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, जिसको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है, तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा आइटम्स एंड डाटा एग्रीगेट्स दैट आर लॉजिकली बाउंड टुगेदर एंड कलेक्टिवली दे आर रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल इंस्टेंस। अब ये कुछ मैंने काफी तेजी से चीजें डिफाइन कर दी हैं, तो शायद कुछ लोग मिस कर गए हों। रिकॉर्ड करने का फायदा ये, इसको आप रिवर्स करके दोबारा से सुन सकते हैं। आसान अल्फाज में फिर से दोबारा से तर्जुमे के साथ कोशिश करता हूँ। ये जो रिकॉर्ड है, ये बहुत सारी छोटी चीजों का मजमुआ है। कुछ डाटा आइटम्स होते हैं, कुछ डाटा एग्रीगेट्स, आगे चलकर इसको डिफाइन करूंगा दोबारा डिटेल के अंदर जब हम डाटाबेस की बात कर रहे होंगे। जब इनको मजमुए के तौर पर लेकर आते हैं तो ये रैंडम होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं और बहुत सारी चीजों से मुताल्लिक होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई ये आपस में ताल्लुक रखते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं सीट नंबर की बात करता हूँ तो जीपीए बिल्कुल ताल्लुक रखती है, लेकिन अगर मैं सीट नंबर की बात करता हूँ तो सैलरी ताल्लुक नहीं रखती। तो जो वैल्यू सैलरी की आ रही है वो, इसका मतलब ये है वो इस रिकॉर्ड से या इस टेबल से या इस फाइल से रिलेट नहीं करती, वो कहीं और जाएगी। तो ये कहलाता है एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड में आने वाले जो डाटा आइटम्स होते हैं, जो डाटा एग्रीगेट्स होते हैं, उनको अगर हम वर्टिकली अगर हम कलेक्ट कर लें, मिसाल के तौर पे क्लास के तमाम सीट नंबर इकट्ठे कर लें, या क्लास के हम सारे के सारे नाम इकट्ठे कर लें, या क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स की हम लोग जीपीए की जितनी भी वैल्यूज हैं या परसेंटेज की जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर हम उनको इकट्ठा कर लें तो ये एक वर्टिकल डायमेंशन बनती है, उसका एक कॉलम बनता है। और ये चीज जो है पुराने वक्तों में फाइल मैनेजमेंट या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हवाले से फील्ड कहलाती थी। जब हम किसी एक स्पेसिफिक यूनिट से मुताल्लिक रिकॉर्ड और फील्ड्स को हम लोग होल्ड करते हैं, तो हम लोग जहां पर उसको सेव करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम लोग फाइल कहते हैं। पुराने वक्तों में भी, आज के वक्त में भी फाइलिंग होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी सपोर्ट होती है। सेकेंडरी स्टोरेज पर लेके जाने के लिए लाजमी तौर पर हमारे पास ये चीज होती है। और मल्टीपल फाइल्स जो हमारे पास होती हैं उनको हम लिंक करते हैं किसी तरीके से, जो कि मुख्तलिफ डाटा सेट्स को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और जब लिंक हम कर लेते हैं तो हम लिंकेज के तहत हम लोग किसी एक कलेक्टिवली लॉजिकली कलेक्टिवली इंटर रिलेटेड फाइल्स को हम लोग कहते हैं एक डेटाबेस, पुराने फाइल स्ट्रक्चर्स और फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। अच्छा ये टर्म्स डिफाइन हुई हुई हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? मीट द डाटा मैनेजमेंट नीड्स ऑफ द यूजर। ऑब्वियसली ये दोनों जगह पर एप्लीकेबल है, फाइल सिस्टम के साथ भी, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ भी, और हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी। गारंटी दैट द डाटा इन द फील्ड आर वैलिड। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये अप्रोक्सीमेटली दोनों जगह पर बराबर की बुनियाद पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो चीज हमें खुद से करनी पड़ा करती थी वो है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। मिसाल के तौर पर हमें खुद से उसके प्रोग्रामिंग के हिसाब से हमें उसको देखना पड़ता था, उसमें चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती थी और प्रोग्राम तब्दील होता था। आईओ सपोर्ट हमें खुद से देनी पड़ती थी, कैसे सेव होगा, कैसे इंडेक्सिंग होगी, कैसे जाकर सेकेंडरी स्टोरेज पर मूव किया जाएगा, हमें खुद से, मुझे और आपको बीइंग अ प्रोग्रामर, खुद से देखना पड़ा करता था। मिनिमाइज द पोटेंशियल फॉर द लॉस ऑफ द डिस्ट्रॉयड डाटा। ये बैकअप एंड रिकवरी के हिसाब से जो कंपोनेंट है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऑटोमेटिकली मौजूद होता है। जब हम फाइल प्रोसेसिंग या मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ये चीजें मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती थी कि हम जो बैकअप एंड रिकवरी का मॉड्यूल है हम खुद से इम्प्लीमेंट करते थे, प्रोग्राम करते थे उसको, और उसके हिसाब से फिर हम लोग जो है वो चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते थे, ताकि अगर कोई चीज गायब हो जाए, तबाह हो जाए, या कोई आके उसको खराब कर दे, या करप्ट ऑटोमेटिकली खुद से भी हो सकती है चीजें, अगर करप्ट हो जाए तो हम किस तरीके से इसको रिकवर कर सकते हैं। Then comes provide a standardized set of IO interface routines to user processes। अच्छा, इस्तेमाल करने वाला जो यूजर है उसके पास मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं और हर फीचर के पीछे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है, और फंक्शनैलिटी को डेफिनेटली हम लोग जब हम 3GL के साथ काम करते हैं, 3GL स्टैंड फॉर थर्ड जनरेशन ऑफ द लैंग्वेजेस, वो प्रोसीजरल होती है। हमें डिफाइन करना पड़ता है प्रोसीजर क्या है, और प्रोसीजर को फिर हमें स्टेप बाय स्टेप हमें खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ता है किसी न किसी एल्गोरिथम को फॉलो करते हुए। तो बाय इटसेल्फ इट वाज अ हेक्टिक एंड लेंथी एक्टिविटी। The last one, provide the IO support for multiple users in the case of multiple user systems। अगर मैं एक बंदे के साथ काम कर रहा हूँ तब तो एक ही फाइल है, उसी ने ओपन करना है, उसी ने क्लोज करना है, उसी ने रीड करना है, उसी ने राइट करना है, जिंदगी आसान है। लेकिन अगर दो यूजर एक ही रिसोर्स को एक्वायर कर लेते हैं
तो आप लोग कंप्यूटर हार्डवेयर ऑलरेडी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आपको पता होगा कि जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां पर फिर हमारे पास बर्नस्टाइन कंडीशंस आ जाती हैं, रिसोर्स के झगड़े शुरू हो जाते हैं, किसको कितना रिसोर्स चाहिए, किसी दो, अगर हमारे पास ट्रांजैक्शंस ने बैक वक्त एक ही रिसोर्स को एक्वायर कर लिया तो कौन एक्सेस करेगा, रीड कौन करेगा, राइट कौन करेगा, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। नेक्स्ट, मिनिमल यूजर रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या कर सकना चाहिए किसी फाइल मैनेजमेंट या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर, जो हमारे पास मिनिमल रिक्वायरमेंट्स थी उनकी यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। शुड बी एबल टू क्रिएट, डिलीट, रीड, राइट एंड मॉडिफाई फाइल्स। ये बेसिक काम है, ये प्राइमरी फंक्शंस फाइल सिस्टम के हवाले से बात हो रही है इस वक्त। और इसमें हम लोग डेटाबेस की जब बात करेंगे तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट की जब हम बात करेंगे, मैनिपुलेट की जब बात करेंगे तो वो रीड एंड राइट के साथ मर्ज हो सकता है। Okay, next one, we may have collected access, we may have controlled access to the other users files. अगर मैं let suppose अगर मैं HR से ताल्लुक है मेरी फाइल का, मैं HR में काम कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, और let suppose मैंने किसी भी अपने एम्प्लॉय का डाटा उठा लिया कि भाई जरा बताओ मुझे इसको कितने अलाउंसेस दे रहे हो, इसकी कितनी डिडक्शंस कर रहे हो, इसकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो जरूरी नहीं है कि मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट अपने पूरे के पूरे डाटा सेट का एक्सेस दे दे, अपनी पूरी की पूरी फाइल का एक्सेस दे दे, और डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव प्रैक्टिस है, क्योंकि तमाम का तमाम डाटा तमाम के तमाम लोगों को विजुअलाइजेबल नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट तो है ही है, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हो सकती है, इसके पीछे लंबी कहानी है। फिर आधा घंटा सही होगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वाज अ वेरी हेक्टिक, वेरी लेंथी एंड स्ट्रांगली प्रोग्रामेबल एक्टिविटी, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट लेवल के प्रोग्रामर्स चाहिए होते थे जो इन चीजों को मैनेज कर सके, समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके ओवर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड वन, मे कंट्रोल व्हाट टाइप ऑफ एक्सेस आर अलाउड टू द फाइल्स। आपको फाइल दिखा दी, मिसाल के तौर पर भी जो एग्जांपल मैंने दी थी उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अकाउंट्स वालों ने फाइल दे दी कि भाई आपने इस एम्प्लॉय का डाटा मांगा था, आप ये देख लीजिए, आपके पास हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग पार्शल फाइल का कंटेंट हमने आपको विजुअलाइजेबल करा दिया है। तो क्या एचआर वालों को इस काबिल होना चाहिए कि उसकी सैलरी के साथ छेड़छाड़ कर लें, जाके ऑटोमेटिकली अपडेट कर दें? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सैलरी बढ़ती भी है, अगर सैलरी कम भी होती है, अगर अलाउंसेस लगाए भी जाते हैं, अगर रिकमेंडेशंस की भी जाती हैं एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको इम्प्लीमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट खुद से करेगा। तो कंट्रोल जो है वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। अगेन ये सारी बड़ी ट्रिकी चीजें होती हैं पुराने वक्तों के हिसाब से, आजकल के वक्तों के हिसाब से ये चीजें काफी आसान हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास बनी बनाई लाइब्रेरीज बहुत सारी, हमारे पास ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हो गई हैं जो हमारे पास इन चीजों को ऑटोमेटिकली, जिनकी लाइब्रेरीज बनी हुई पड़ी हुई हैं, और ऑटोमेटिकली ये चीज हैंडलिंग हमारे लिए बड़ी आसान हो गई। नेक्स्ट वन, should be able to restructure the file in a form appropriate to the problem. मैंने 4 मिसाल के तौर पर पुराने वक्तों की बात है, किसी भी डिपार्टमेंट में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जीपीएस सिस्टम नहीं हुआ करता था। 90s की बात है, लेट 90s तक ऐसे ही कुछ हुआ करता था। तो बाद में जब जीपीएस सिस्टम आया तो ऑब्वियसली हमने जहां पर सेव करना शुरू किया था, मिसाल के तौर पर किसी फाइल के अंदर सेव करना शुरू किया था, तो वहां फाइल के अंदर स्ट्रक्चर की तब्दीली आएगी। स्ट्रक्चर लाजमी तौर पर एक मजीद एक फील्ड को अकोमोडेट करना चाहिए, और अगर अकोमोडेट नहीं कर सकेगा तो वो बेकार है। ऐसी चीज जो हमारी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट को नहीं संभाल सके वो हमारे किसी काम की नहीं है। तो फिर हमें पूरे के पूरे फाइल के या तो स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा या फिर नए सिरे से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा है तो एक नए सिरे से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे मसाइल थे, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग के अंदर कि वो एडजस्ट करे, और अगर एडजस्ट नहीं कर सकता था तो फिर से नए सिरे से वो फाइल बनती थी और नए सिरे से प्रोग्रामिंग की जाती थी, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट वन, शुड बी एबल टू मूव डाटा बिटवीन फाइल्स। आपके प्रोग्राम जो भी आपने लिखे हैं, मुख्तलिफ फाइल जो भी आपने लिखी हैं, फाइल हैंडलिंग रूटीन जो भी आपने लिखे हुए हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में प्राइवेट होते थे, और दूसरे डिपार्टमेंट में भेजने के लिए आपको नए सिरे से कुछ ना कुछ एप्लीकेशन लेयर बीच में लगानी पड़ती थी। अगर नेटवर्क मौजूद है तब तो बात अच्छी है, अदरवाइज आपको कोई किसी न किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या कोई ना कोई ऐसा आपको स्पेसिफिक मेथड इस्तेमाल करना पड़ता था कि आपकी डाटा एक्सपोर्ट होकर थोड़ी सी वहां पे चली जाए, और वहां से फिर जो डाटा है उसको आप अपने पास सेव कर लें या अपेंड कर लें, जिस तरीके से भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये आपके पास मिनिमल रिक्वायरमेंट थी कि आप डाटा मूव कर सकें बिटवीन 2 डिफरेंट फाइल्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी डाटा सेट के हवाले से भी, यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे मिसाल के तौर पर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वहां पर इनको कनेक्ट करना एक लाजमी तौर पर हमारी रिक्वायरमेंट थी।
should be able to back up and recover files in the case of damage. ये बात ऑलरेडी थोड़ी देर पहले हो चुकी है, चंद मिनट पीछे वीडियो करके आप इसको जरा थोड़ा सा सुन लीजिएगा तो आपको ये चीज पता चल जाएगी. Last one, should be able to access his or her files by the name rather than by numeric identifier. हमारे पास फाइल सिस्टम तो था, फाइल सिस्टम कौन सा वाला? ऑपरेटिंग सिस्टम वाला. हम उसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग कुछ ना कुछ फाइल क्रिएट कर लेते थे, तो फाइल के अंदर हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ डाटा सेव कर लेते थे. लेकिन जो हम डाटा सेव करते थे वो जब तक फाइल ओपन नहीं होती थी वो फाइल हमारे पास एक्सेसिबल होती नहीं थी. तो हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता था कि हम रोल नंबर 19 की डाटा सेट को बोल दें भाई रोल नंबर 19 का डाटा जरा उठाकर लेकर आ जाओ. हमें पहले जाकर लाजमी तौर पर नाम बताना पड़ता था कि फाइल कौन सी है. फिर फाइल को ओपन करने का हमारे पास एक्सेस राइट्स है भी कि नहीं, हमें फिर वो चेक करने पड़ते थे. एप्लीकेशन पे मल्टीपल लेयर्स लग भी सकती थी और नहीं भी लग सकती थी. लग सकती थी मुराद अगर प्रोग्रामर आपका एक्सपर्टीज रखता है, पुराने वक्तों का प्रोग्रामर है, तो वो फाइल को सादा नहीं छोड़ता था. फाइल के ऊपर ओपन करने से पहले कुछ ना कुछ उसने ऐसी फाइल को सेव करने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस या कुछ ना कुछ पासवर्ड, यूजर आईडी या कुछ ना कुछ इंक्रिप्शन या एनी सॉर्ट ऑफ एनी मेथोडोलॉजी उसने लाजमी तौर पर इस्तेमाल की हुई होती थी कि फाइल आपके पास आसानी से एक्सेसिबल हो नहीं पाती थी. तो बजाय इसके कि आप न्यूमेरिक वैल्यू से या किसी और चीज से आइडेंटिफाई करने आपको लाजमी तौर पर नाम पता होने चाहिए. ओके, ये एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. ये कंप्लीट नहीं है. ये जिसमें जो कुछ लेयर्स बताई गई हैं और कुछ बेसिक फंक्शंस बताए गए हैं जो कि सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुतालिक है, इसमें प्राइमरी फंक्शंस नहीं है. तो भाई यहाँ पर सबसे नीचे अगर आप देखें तो डिवाइस ड्राइवर्स नजर आ रहे हैं. डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली आजकल तो खैर हमारे जो बच्चे हैं उनको तो खैर इतना आइडिया होता नहीं है. अगर किसी ने विंडोज 95 अगर इस्तेमाल की भी हो तो अगर आप कोई नया कार्ड अगर आप लगाकर लगाते थे अपने सिस्टम के अंदर तो आपको उसके साथ एक फ्लॉपी डिस्क मिलती थी जिसमें उसका डिवाइस ड्राइवर हुआ करता था. तो आप पहले वो कार्ड इंसर्ट करते थे अपनी हार्डवेयर फिजिकल मदरबोर्ड के साथ, उसको अटैच करते थे. उसके बाद फिर आप वो फ्लॉपी लगाते थे, फिर आप कार्ड डिटेक्ट करवाते थे बायोस में जाके, फिर आप जाकर उसको लोकेशन देते थे कि भाई यहाँ पर मेरे पास फ्लॉपी लगी हुई है, इसके पास ये वाला जो फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा. तो ये डिवाइस जो हमने लगाई है ये काबिल इस्तेमाल हो जाएगी. तो डिवाइस को ड्राइव करने वाला हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता था. कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप इसको आसानी से समझना चाहें तो यूँ समझ लें कि एक गाड़ी है और उस वक्त तक चल नहीं सकती जब तक कि गाड़ी को चलाने वाला यानी कि ड्राइवर ना हो. तो ये कुछ इसी किस्म की कहानी है. नाउ बेसिक फाइल सिस्टम ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता था. बेसिक आईओ सुपरवाइजर ये भी किसी हद तक आपके पास ये पार्शल चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करती थी. कुछ आपके पास अगर लिनक्स की बात करें तो काफी बेहतर चीजें थी लेकिन उनके साथ काम करना काफी मुश्किल था. सिक्योरिटी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज लिनक्स वाज मच बेटर देन डॉस. लेकिन अगर हम बात करें आसानी की और यूजर की तो फिर यूजर यूनिक्स के साथ काम करते हुए थोड़ा सा जिसे कहना चाहिए कि वो आसानी महसूस नहीं करता था. सेम इज द केस एप्लीकेबल विद द लॉजिकल आईओ. नाउ लेट्स मूव टू द अपर लेयर्स. तो ये हमारे पास अलग अलग 5 मेथड्स हैं. आगे चलकर कहीं ना कहीं तस्वीर बनी हुई होगी इनकी. किस तरीके से फाइल को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते थे. या तो हम सीक्वेंशियल फॉर्म में रखते थे फाइल के डाटा को फाइल के साथ या फाइल्स को इंडेक्स सीक्वेंशियल रखते थे या सिर्फ इंडेक्स रखते थे या हैश रखते थे या फिर हम फाइल बनाते थे. और इस पूरे के पूरे ब्लॉक को फिर हम लोग किसी न किसी यूजर प्रोग्राम के साथ हम लोग इंटरेक्ट करवाते थे. तो हम इस जाकर काबिल होते थे कि डाटा को एंड यूजर से लेकर फाइल तक आ सके और फाइल से लेकर एंड यूजर तक लेके जा सके. ये जो बड़े ब्लॉक की जो 5 टॉप लेयर्स की चीजें लिखी हुई है वो आगे चलकर एक्सप्लेन हुई हुई है. तो पहले जरा उनको देख लें. इधर हमारे पास ये हमारे पास मौजूद है. ये इसकी डिटेल्स में मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि अब हमारे पास डेफिनेटली टाइम जो है वो हमें फोकस करना है अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ और डेटाबेस पर बनने वाली एप्लीकेशन की तरफ. ये जितनी भी चीजें हैं ये इम्पोर्टेंट जरूर है, इनकी अपनी जगह इम्पोर्टेंस बिल्कुल मौजूद है और आज तक मौजूद है अगर हमें खुद से काम करना हो तो. लेकिन ये हम लोग इसको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा 2 अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर ये उसका डोमेन लाई करता है. उनमें से एक डोमेन है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा डोमेन है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पर आपने होपफुल ये शायद चीजें देखी होंगी. तो अगर हम फाइल की बात करते हैं तो टॉप लेफ्ट मेरा माउस पॉइंटर जहाँ पर मूव करेगा टॉप लेफ्ट पे ये फाइल स्ट्रक्चर था. अगर हम बात करें सीक्वेंशियल फाइल तो हमारे पास कुछ रिलेशनल स्ट्रक्चर टाइप की और टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास डाटा पड़ी हुआ करती थी. अगर हम इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल की बात करते थे तो हमारे पास ब्लॉक और इंडेक्सेस और ओवरफ्लो फाइल्स वगैरह कुछ पड़ी हुआ करती थी. और अगर हम बात करते थे इंडेक्स फाइल्स की तो हमारे पास एक्सक्लूसिव इंडेक्स हुआ करते थे और उसके बाद में हमारे पास प्राइमरी फाइल हुआ करती थी जिसमें वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स हुआ करते थे.
तो ये कुछ चीज़ें थी। आगे चलकर इसकी डेफिनेशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मैं इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, ऑल्दो कि ये आज भी आपके लिए शायद इम्पोर्टेंस रखती हों। अगर आप खुद से प्रोग्रामिंग करना चाहें, मैं इनको 2-2 सेकंड के लिए रोक देता हूँ, ताकि अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो आप वीडियो रोक कर आप इसको पढ़ सकें। तो मूव बैक हम लोग करते हैं थोड़ा-सा, जहाँ पर हमने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पर हमने छोड़ा था, डिवाइस ड्राइवर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे, ये हमारा हार्डवेयर ओरिएंटेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ चला जाएगा। और बेसिक फाइल सिस्टम की बात हम लोग किसी हद तक कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। बेसिक आईओ सुपरवाइजर की बात कर चुके हैं, लॉजिकल आईओ एक्सेस मेथड्स की बात कर चुके हैं। अच्छा, इसको हम जरा सा देख लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो, अगर हम टॉप लेफ्ट अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, नॉट टॉप लेफ्ट, लेफ्ट मिडिल लेफ्ट, तो यूजर एंड प्रोग्राम कमांड्स जो आ रही होती है हमारे पास, ऑपरेशंस होते हैं जो कि फाइल नेम के लिए हमारे पास आ रहे होते हैं। फिर उस वहाँ पर साथ में हमारे पास डायरेक्टरी मैनेजमेंट भी चल रही होती है और यूजर का एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी चल रहा होता है। ये सारे के सारी जितनी भी, मेरे हिसाब से तो ये सारी की सारी पंचायत कमेटियां हैं, और डेफिनेटली इनके पीछे ठीक ठाक किस्म की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है। और एंड जो आपका जो लास्ट लेयर पे जो आपका गरीब अवाम, जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कहलाता है आजकल, वो बेचारा, उसकी जिंदगी मुश्किल हुआ करती थी और वो सारे के सारे काम कर रहा हुआ करता था। देन कम्स द फाइल स्ट्रक्चर। ये थोड़े से सीनियर लोग बनाते थे ताकि कंपैटिबिलिटी रहे, ताकि स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी रहे और उसमें ऐड और माइनस करना आसान रहे। बहरहाल ये एक ऐसा सिलसिला था जो कि फिक्स हो जाता था एक दफ़ा, इसको ऑल्टर करने के लिए फिर से एक दफ़ा ज़िंदगी मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस आप बनाते थे वो फाइल के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सेस करने की, राइट करने की, रीड करने की बनाते थे। अगर कहीं पे कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो गई, तो फिर फाइल का स्ट्रक्चर जो था, अगर वो तब्दील होता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम जो जो उस फाइल को एक्सेस कर रहे थे, उन तमाम की एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग में मॉडिफिकेशंस होती थी, और अगर मॉडिफिकेशंस पॉसिबल नहीं होती थी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी, तो फिर वो काम फिर नए तरह से नई प्रोग्रामिंग के जरिए किया जाता था। साथ में इसके बाद फिर नेक्स्ट मौजूद है एक्सेस मेथड। तो हम कोई ना कोई अप्रोप्रिएट किस तरीके से हम लोग कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, जिनका भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, नाम दिए गए थे, हम उनको उनमें से कौन से इस्तेमाल करेंगे, या अपना खुद से कोई बनाएंगे, या कोई एग्जिस्टिंग किसी की रिसर्च है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। अगेन फिर से इम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रोग्रामिंग की बात होती थी। देन कम्स फाइल मैनिपुलेशन फंक्शंस होते थे, उनकी बात होती थी। और रिकॉर्ड्स को यहाँ पर अलग अलग करके दिखा दिया गया है, हालांकि रिकॉर्ड्स अलग अलग नहीं होते, एक ही फाइल के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉजिकली दिखाने के लिए अलग अलग ब्लू ब्लॉक्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। देन कम्स द फिजिकल ब्लॉक्स। मेमोरी में किस तरीके से बफर मैनेजमेंट होती है, फिर डिस्क शेड्यूलिंग कैसे होती है, आईओ कैसे होती है, फाइल एलोकेशन कैसी होती है, यहाँ से जो काम शुरू हो जाता था वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती थी। उसके साथ हमें अप्रोप्रिएट तरीके से लिंकेजेस प्रोवाइड करनी होती थी। तो हम लोग मैक्सिमम काम जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ भेजते थे, और जो पार्शल काम होता था प्रोग्रामिंग का, वो फिर हमारी तरफ आ रहा होता था कि लिंकेजेस किस तरीके से की जाएंगी। फिजिकल ब्लॉक्स जो सेकेंडरी स्टोरेज में होते थे, वो फिर सेकेंडरी स्टोरेज यानी डिवाइस से मुतालिक होते थे। वहां पर फिर जो चीज शुरू करती थी वो डिवाइस ड्राइवर रूटीन्स वहां पे काम शुरू करते थे। और ये डिपेंड करता था कि डिवाइस किस तरह की है, उसी हिसाब से डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह हुआ करते थे। ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। और ये जो जो डायग्राम बनी है, बेसिकली ये डायग्राम भी पूरी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम की सूरत में एक मिनिमल फंक्शंस को ये रिप्रेजेंट करिए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हुआ किस तरीके का हुआ करता था। फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस, ये तो अभी हम स्किप करते हैं, ये नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। फाइल ऑर्गेनाइजेशन टाइप की हम लोग नाम ले चुके हैं, इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। और क्या रह गया, या फिर हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स वाली कहानियां शुरू हो गई हैं, तो हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स नहीं, डाटाबेस की तरफ वापस फोकस करते हैं। और हम लोग वापस करते हैं, अपनी स्क्रीन चेंज करते हैं, शेयर की हुई जो स्क्रीन है, वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो ये हमारे पास जो चीज़ें थी, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से हमारे पास काम करता था, और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमारे पास हुआ करती थी। बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं, ये जो कंटेंट यहाँ पर इस वक्त वजूद हो रहा है, ये थॉमस कनॉली एंड कैरोलिन बैक की किताब से है। ये जो हैंडआउट्स हैं ये आपको आपके पास अवेलेबल हैं, और ये मुख्तलिफ किताबों से एक्सपेक्ट किए गए। और जो कंटेंट जिस किताब में ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ था वहाँ से उठा लिया गया है, और जो कुछ नहीं अवेलेबल था वो मैंने खुद से टाइप कर लिया था जब मैंने अपने उस्तादों से सीखा था। पर ये इस वक्त कंटेंट आपके सामने है, दैट्स बेस्ड ऑन थॉमस कनॉली एंड कैरोलिन बैक। अच्छा, ये जो एग्जांपल किताब के अंदर फॉलो हो रही है, दैट्स रिगार्डिंग अपार्टमेंट्स एंड
प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड फॉर रेंट। तो यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से मैनुअल फाइलिंग सिस्टम के हवाले से इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है, उसमें इन्होंने प्रॉपर्टी को मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है उसका डाटा सेट अलग रखा हुआ है, प्रॉपर्टी फॉर सेल जो है उसका डाटा सेट अलग रखा हुआ है, और जो भी आपका ब्रोकरेज हाउस है, जो भी आपका स्टेट एजेंसी है, उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी डाटा अलग रखी हुई है। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ सवाल किए हुए हैं कि व्हाट इज द एवरेज हाउस प्राइस। तो ये हमें किसी एक जगह से अपने मुख्तलिफ सवाल हैं, इनको जो हम देखना शुरू करेंगे तो हम किसी एक फाइल से ही उठाकर इस चीज़ को उठाकर लेकर नहीं आ सकते। और जब हम इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे मिसाल के तौर पर, तो उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे पास जो फॉर्म है मुख्तलिफ तरीके के, वो कुछ इस तरीके से किताब में शेयर किए हुए हैं। जैसे रेंटर नंबर है, जो जिसने जिसने रेंट पर अपना मकान या दुकान या व्हाटएवर द प्रॉपर्टी जिसने देनी है, वो उसकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। और दूसरा फॉर्म इसके अलावा जो अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी फॉर रेंट डिटेल्स, प्रॉपर्टी की डिटेल्स है, द पर्सन हु इज द ओनर हु वांट्स टू गेट दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बी रेंटेड आउट, तो उसकी कुछ डिटेल्स मौजूद है। और यहाँ पर जिस तरीके से चीज़ें दी हैं डेफिनेटली किसी एक फाइल सिस्टम में एक फाइल में जाकर सेव नहीं होंगी। फाइल सिस्टम के अंदर, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जाकर इसकी मल्टीपल फाइल्स होंगी, और वहां से जब हम उठाकर विजुअलाइजेशन बना रहे होंगे तो शायद विजुअलाइजेशन इसकी एंड यूजर को हमें कंबाइन करके दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कुछ अगर आप इस तस्वीर को देख लें तो ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है उस ब्रोकरेज हाउस का, जो भी स्टेट एजेंसी है उसका, तो वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट को अलग से शो कर रहा है, ओनर्स को अलग शो कर रहा है, और रेंटर को अलग शो कर रहा है। यहाँ पर रेंटी की डिटेल्स नहीं आ रही, जिसने किराए पर लेना है उसकी डिटेल्स नहीं आ रही, उसकी डेफिनेटली फाइल अलग से बनेगी। तो यहाँ कुछ कॉलम्स बने हुए हैं और कॉलम्स के अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है। ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर के अंदर मैंने डिफाइन किया था कि आपका जो डाटा है, जो वर्टिकल डायमेंशन में जो कॉलम में है, वो आपका फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हवाले से ये आपकी फील्ड कहलाती है। और जब फील्ड की हम बात, अच्छा यहाँ पर जिस तरीके से कॉलम नजर आ रहे हैं, एक्चुअल फाइल्स के अंदर ये कॉलम्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमें कोई ना कोई वाइट स्पेस कैरेक्टर इस्तेमाल करना पड़ता है इन तमाम की तमाम वैल्यूज को, जो कि बेसिकली डाटा आइटम्स और डाटा एग्रीगेट्स होती है, उनको सेपरेट करने के लिए। और जब हम इनको सेव करते हैं तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास वहां पर वापस उठाने के लिए फिर हमें उन्हीं फाइल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी रखनी पड़ती है। और हमें जितने भी एप्लीकेशन हम बनाते हैं, हम लोग जितने भी फंक्शंस लिखते हैं, जितने भी प्रोसीजर्स लिखते हैं, हम डिपेंडेंट होते हैं कि हम उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो फिर हम मजबूर होते हैं कि उन या तो जितने भी हमने प्रोसीजर्स और फंक्शंस लिखे हैं उनको अपडेट करें, या फिर हम नए सिरे से प्रोग्रामिंग करें। ओके, यहाँ पर कुछ जो है वो लीज की डिटेल्स हैं कि जो प्रॉपर्टी है उसकी लीज क्या थी। अच्छा, ये एक अलग इंफॉर्मेशन है प्रॉपर्टी से मुतालिक, जो कि प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती हैं कि जी कितनी बड़ी है, कितने स्क्वायर यार्ड्स की है, अगर मिसाल के तौर पर होम है तो कितने कमरे हैं, किस तरीके से उसकी डायमेंशंस हैं, अटैच बाथ्स हैं, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये जो डिटेल्स हैं, लीज है, लीज कहाँ से है और लीज कितने अरसे की है, ये डिटेल्स अलग है। तो शायद इनकी हैंडलिंग फिर एक अलग तरीके से होगी, लेकिन ऑब्वियसली इसकी विजुअलाइजेशन आपको स्क्रीन पर देना जरूरी है। तो ये लीज की और प्रॉपर्टी फॉर रेंट की एक दफा फिर से यहाँ पे डिटेल्स आ गई हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स गंभीर किस्म का सिस्टम है, जैसा प्रोग्रामिंग सारी की सारी जो है वो हमारे एप्लीकेशन जितनी भी बनेगी वो हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, हमारे हमारे जितने भी जूनियर डेवलपर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, उनके जिम्मे जाता है। और हमें बना बनाया कुछ भी नहीं मिलता जिसको हम यूटिलाइज कर सकें। लाइब्रेरीज किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी मिल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर फाइल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन की, तो वहाँ पर हमें कुछ भी बना हुआ नहीं मिलता। हमें तमाम की तमाम चीज़ें खुद से लिखनी पड़ती हैं। यहाँ पर उसको 3 बड़े हिस्सों में तोड़ा गया। अगर इस सब तस्वीर को देखें, फाइल हैंडलिंग रूटीन्स है, फाइल डेफिनेशन है, और साथ में जब ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं तो इसके ऊपर एक मजीद लेयर आ जाती है, डाटा एंट्री एंड रिपोर्ट्स। डाटा एंट्री जो होती है वो एंड यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए स्क्रीन होती है, जो भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, वो कंटेंट जहाँ से भी एक्सपेक्ट उसको करके दिया जाता है, वो उस डाटा को सिस्टम के अंदर मूव करने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है, और टाइप करे, उसको इनपुट करे किसी भी मेथड से। मॉडर्न मेथड में तो ऑटोमेटेड इनपुट आ जाता है, जो मशीन बेस्ड एक्विजिशन होती है, वो भी हमारे पास आजकल आजकल के ज़माने में कॉमन है। पुराने वक्त में ऐसा नहीं था। तो जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होता था वो बेचारा बैठ के जितना भी डाटा सेट है, चाहे वो 200 या 2000 अल्फाज पर मुश्तमिल है या 2000 डाटा आइटम्स पर मुश्तमिल है, वो सारे का सारा उठाकर वो एंटर कर रहा होता था।
और जो भी फाइल हैंडल करने वाले रूटीन्स होते थे उस डाटा को कैप्चर करके राइट बैक करवा रहे होते थे फाइल के अंदर, जिस फाइल की डेफिनेशन आप पहले दे चुके होते थे, और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ द सेट बन के जाके मिलता था एक अदद फाइल, और कॉम्बिनेशन ऑफ फाइल्स मिलकर जाकर बनती थी आपकी स्पेसिफिक डाटाबेस। So here are some of the issues which are related to the file management system. जो मामला थे उनमें से ना सिर्फ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ खुद से भी मसले थे, बल्कि वहाँ पर जो मैनेजमेंट एक्टिविटी थी, जो कि आजकल जिसको हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, जिसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, तो वहाँ पर जो फाइल सिस्टम का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था उसके साथ भी काफ़ी इशूज थे। तो उसमें से कुछ लिस्टेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी फाइल बनती थी ऑब्वियसली उस फाइल के जितने भी प्रोसीजर्स हुआ करते थे उसी के हिसाब से उसके ऊपर जो डैशबोर्ड टाइप की जो चीज़ बनती थी वो भी प्रोग्रामर की जिम्मे थी। और हर फाइल के साथ जितनी भी फाइल अटैच होती थी दूसरे डिपार्टमेंट्स की, उसकी बुनियाद पर जो भी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बनता था उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हुआ करती थी। तो उसके भी डेफिनेटली प्रोग्राम्स बनते थे। तो जब भी कोई काम करना पड़ा करता था तो फाइल के स्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी तवील एक डिस्कशन हुआ करता था, और उस तवील डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली एक तवील प्रोग्रामिंग हुआ करती थी ऑब्वियसली उन फाइल स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसके बाद डेफिनेटली एक एक्टिविटी थी पुराने वक्तों में, डाटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के फंक्शन इतने मजबूत नहीं थे, और ना ही हमारी आईओ डिस्क आईओ इतनी स्ट्रॉन्ग थी, नहीं हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी थी बहुत ज़्यादा थी। कहते हैं कि जी हमारे पास जो लीनियर सीक्वेंसर हमारे पास टेप ड्राइव्स हुआ करती थी लीनियर सीक्वेंशियल एक्सेस वाली, वो काफ़ी ज़्यादा डाटा एक्सपोर्ट कर सकती थी। वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन जितनी देर में वहाँ पर सेव होता था और जितनी देर में वहाँ से रिट्रीव होता था उतनी देर में बहुत सारे दूसरे काम और कहीं आगे निकल चुके होते थे, और वो फिर चीज़ें कंपैटिबल रहती नहीं थी। वो डाटा फिर जिसे कहना चाहिए चेंज हो चुकी होती थी और डाटा की हैसियत रहती नहीं थी। इन वजूहत की बुनियाद पर जो है वो कहा जाता ये है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था एक अच्छा नहीं था, और लीक करते हुए भी ऑब्वियसली वहाँ पे मसाइल थे, और अगर लिंकेजेस थी और पॉइंटर्स, पुराने वक्त में पॉइंटर्स इस्तेमाल हुआ करते थे डेफिनेटली। तो पॉइंटर्स बेसिकली अगर इसको आसान अल्फाज में बात करें तो हमारे पास किसी एक लोकेशन पर हमारे पास कुछ ना कुछ पॉइंटिंग हो रही होती थी, उस पॉइंटिंग के हिसाब से फिर उस एड्रेस पर जो वैल्यूज मौजूद होती थी उन पर हम कोई मैनिपुलेटिव फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते थे, और ये बैक वक्त अच्छा भी था और बैक वक्त खतरनाक भी था। तो खतरनाक तो इस हवाले से था कि डाटा तब्दील हो जाती थी एक्सटर्नल रेफरेंसेस से भी, जो कि उसूलन नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कहानी कहीं और चली जाएगी, हम लोग प्रोग्रामिंग डिस्कस नहीं करें, हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से मुताबिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करके हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहेंगे। तो जो डाटा थी मॉडिफाई करना था मिसाल के तौर पर, उसको अगर हम फाइल सिस्टम के अंदर, तो उस पर भी जो हमारे पास एप्लीकेशन की एक्टिविटी थी उसको मॉडिफाई करने की, वो भी एक लेंथी हैक्टिक एक्टिविटी थी, और वहाँ पे भी जाहिर सी बात है प्रोग्रामिंग और वो सारे के सारे मामला जो थे वो सारे चला करते थे। फिर यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस और ये प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि अगर मिसाल के तौर पे जो भी डीपी डाटा प्रोसेसिंग मैनेजर्स हुआ करते थे उनको अगर मिसाल के तौर पर फाइल के किसी स्ट्रक्चर में तब्दीली करानी हुआ करती थी तो बड़ा एक हमें कहना चाहिए क्रिटिकल काम तो था, क्योंकि अगर जरा सी भी थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो डाटा करप्ट हो सकती थी, और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डाटा जो स्पेसिफिक फाइल के किसी एक फाइल में थी जो किसी एक स्पेसिफिक और डाटा सेट से किसी एक डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती थी वो पूरा का पूरा या तो गायब हो जाता या खराब हो जाता, तो ये बड़ी क्रिटिकल एक्टिविटी थी। और इसमें जो स्टेप्स थे वो जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो बड़े लेंदी और बड़े हेक्टिक स्टेप्स थे, और उन पे अगर जरा सा भी 19-20 कुछ हो जाए तो डाटा लॉस का बड़ा खतरा था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुट द न्यू फाइल स्ट्रक्चर इनटू अ स्पेशल पोर्शन ऑफ द मेमोरी फॉर द बफर। आप पहले पुरानी वाली जो भी फाइल थी उसको स्पेसिफिक रीड करके उस स्ट्रक्चर को जो है आइडेंटिफाई किया जाता था, उस स्ट्रक्चर को फिर उठाकर या तो कहने के उसी फाइल का एक बैकअप ले लिया जाता था या नई फाइल में सेव कर दिया जाता था। फिर जो नया स्ट्रक्चर बनाना हुआ करता था उसके जो भी कॉलम्स तब्दील थे, जो भी फील्ड उसकी चेंजेस थी, या जो भी कुछ उसकी डाटा टाइप चेंज थी, या जो कुछ भी उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आनी थी, वो तमाम की तमाम जो थी उठाकर फिर बफर में वो मूव की जाती थी। ओरिजिनल फाइल को ओपन किया जाता था, जो कि डेफिनेटली एक डिफरेंट बफर में लेके जाते थे, क्योंकि अगर सेम बफर में लेके जाते तो पुराना डाटा फ्लश आउट हो जाता। तो जो ओरिजिनल आपकी फाइल थी वहां से पर रिकॉर्ड्स को वन बाय वन रीड किया जाता था, और जो ओरिजिनल डाटा सेट था उसके एक रिकॉर्ड को फिर ट्रांसफॉर्म किया जाता था पुराने स्ट्रक्चर से नए स्ट्रक्चर के अंदर,
जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के फंक्शंस में से चंद एक की एप्लीकेशंस थी। उसके अलावा डाटा जो भी एग्रीगेट से या डाटा आइटम्स से उनकी कंकैटिनेशंस हुआ करती थी, और फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ वाइट स्पेस कैरेक्टर्स से जिनकी एडजस्टमेंट्स हुआ करती थी। इसको आसान अल्फाज में अगर कहें तो एक टेक्निकली एक बड़ा गंभीर किस्म की चीज थी। कुछ भी अगर आगे पीछे हो जाए तो डाटा के लॉस होने का बड़ा खतरा हुआ करता था। फिर जो भी आपका रिकॉर्ड ट्रांसफॉर्म होकर आउटपुट की फॉर्म में निकलता था, उसको फिर आप राइट करते थे नई फाइल के अंदर, नए फाइल स्ट्रक्चर के साथ, और उस फाइल को फिर उठाकर आप अल्टीमेटली वहां पर रखते थे जहाँ पे पुरानी फाइल होती है, यानी आसान अल्फाज में पुरानी फाइल को रिप्लेस किया जाता था। तो ये पूरा का पूरा एक सिलसिला था जो किसी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस की मद में अगर कहा जाए तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो अप किया जाता था। Now, so let's move towards the next section. Let's talk about the let's talk about the data logical format and data physical format. Data logical format वो होता है जो हम being on the human side हम समझ रहे होते हैं कि आपस में कोई इंटरकनेक्शन है, कोई इंटरडिपेंडेंस है, और एक चीज से दूसरी चीज को प्रोडिक्ट किया जा सकता है या अटैच किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम सीट नंबर कहते हैं तो क्वाइट ऑब्वियसली हम ये फौरी तौर पर समझ लेते हैं कि ये किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, या इसके साथ जो डाटा सेट अटैच हुआ है वो किसी न किसी स्टूडेंट का है, तो जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं ओके दे आर लॉजिकली बाउंडेड टुगेदर, दीज टू वैल्यूज दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड दे आर लॉजिकली बाउंडेड टुगेदर। तो ये कहलाएगा डाटा लॉजिकल फॉर्मेट। लेकिन इसके बरक्स अगर कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंप्यूटर कहता है जी मुझे आपने सेव करके किस चीज में देना है, आपने मुझे सेव करके देना फाइल के अंदर। फाइल का मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कोई से भी आपने फाइल फॉर्मेट जब भी आपने फॉलो किया है, जो भी आपके सिस्टम पर कंपैटिबल है, उस फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। इस वक्त जो बात हो रही है वो NTFS या फैट या इसी तरह के दूसरे फाइल सिस्टम्स की बात हो रही है। इस वक्त फाइल प्रोसेसिंग या मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं हो रही है। तो जो फॉर्मेट आपके पास रखा जाता है कंप्यूटर के साथ, तो वहां पर जो कंप्यूटर उस डाटा को परसीव करता है वो एज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स और कैरेक्टर्स, या जो भी उसकी मशीन लैंग्वेज के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन बनती है उसके तौर पर उसको परसीव करता है, और वहां पर उसको कोई भी लॉजिकल डिपेंडेंस वाला स्ट्रक्चर निकल नहीं सकता। तो आपको बाकायदा इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, और पुराने वक्तों में ये बहुत कॉमन सा था मसला। आजकल तो खैर इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान और तवज्जो भी नहीं होती, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे व्याप पर मेंटेन कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं डाटा डिपेंडेंस। यानी अनदर स्पेसिफिक फील्ड डिटरमिन्स अनदर फील्ड, ए डिटरमिन्स बी। ये आगे चलकर हम लोग जब हैंडआउट 4-5 में पहुंचेंगे तो उस वक्त सारी बातें डिटेल से डिस्कस होंगी। तो अभी फिलहाल के लिए ये है कि जो फिजिकल फॉर्मेट है वो कंप्यूटर जिस तरीके से अपने पास सेव कर रहा है, रख रहा है, उसमें क्या क्या तब्दीलियां हैं, उसमें किस तरीके से किन चीज़ों को फोकस करके देखा जा रहा है, और इसके बरक्स जब हम डाटा यूटिलाइज करेंगे तो हमें एक्सपेक्ट करके एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंड यूजर्स, हमें उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, और इसके मुताबिक फिर हमें जो है वो अपने सिस्टम को ढालना पड़ता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ द फाइल बेस्ड अप्रोच। द वेरी फर्स्ट थिंग इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डाटा। और जब भी हम फाइल बेस्ड सिस्टम की बात करते थे, फाइल बेस्ड सिस्टम में डिपार्टमेंट वाइज अमूमन काम हुआ करता था। कोई सेंट्रलाइज अप्रोच जो बनती थी वो बहुत सारे जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते थे उनको आपस में इंटीग्रेट करने के बाद वो अप्रोच बनती थी। मिसाल के तौर पर कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा लेट्स सपोज मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग का एक स्पेसिफिक यूनिट है। तो ये तमाम की तमाम जगह अलग अलग तौर पे कंसिडर की जाती थी, और इन तमाम की तमाम जगहों में अलग अलग हेड्स होते थे जो अलग अलग अपनी कंप्यूटर की फाइलें जो है बनवाते थे, और वहां पर अलग अलग ऑपरेटर्स और अलग अलग प्रोग्रामर्स रखे जाते थे जो सारे के सारे काम करते थे। तो अगर लेट सपोज कोई ऑर्डर आता है, मिसाल के तौर पर कंपनी का ऑर्डर आएगा जी आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके हमें 100 यूनिट्स चाहिए, या 1000 यूनिट्स चाहिए, या 1 लाख यूनिट चाहिए, जितने भी चाहिए। तो फौरी तौर पर वो जो बुकिंग होती थी वो मार्केटिंग और सेल्स की साइड से होती थी, और वो ऑर्डर फौरी तौर पर जाता था मार्केटिंग और सेल्स से निकल कर ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री की तरफ। और जब फैक्ट्री की बात करते थे तो फैक्ट्री से फौरी तौर पर वो रिक्वेस्ट जाती थी कि जी हमें नया रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वहां से वो कंटेंट निकल कर जाता था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो ये तमाम की तमाम चीजें घूमती फिरती रहती थी, और जब फाइल की बात की जाती थी तो तीनों की तीनों फाइलें अलग होती थी, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग। और जब बात करते थे आपके पास बुकिंग क्या है, तो बुकिंग एक हुआ करती थी, ऑर्डर एक हुआ करता था। तो जब यहाँ पर इन तमाम की तमाम चीजों को हम लोग यूनिफाई करके एक ऑर्डर को ट्रेस बैक करने की कोशिश करते थे तो बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अलग अलग फाइलों में अलग अलग फील्ड्स इस्तेमाल की जाती थी जिनसे रिप्रेजेंट किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर परचेज वाले कहते थे कि हमारे पास रॉ मटेरियल ए और बी है, इसके बरक्स अगर मैं
मिसाल के तौर पर फैक्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पर वो जो रॉ मटेरियल था उसको प्रोसेस करने के बाद जो उनका एफजी फिनिश गुड्स बनती थी, जो कि उनकी फाइनल गुड्स होती थी, प्रोडक्ट्स होती थी, जिनको उनको भेजना होता था, उसकी वो अलग एंट्री करते थे और उसकी कॉस्टिंग अलग होती थी। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्टिंग होती थी वो अलग होती थी और जो फिनिश गुड्स की कॉस्टिंग होती थी वो अलग होती थी। तो अगर हम बात करेंगे इन दोनों में कंपेयर कैसे किया जाए, तो कंपेयर हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बीच में मजीद और 4 चीजें इन्वॉल्व होती थी। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ओवरहेड, बिजली पानी गैस का जो खर्चा वो ऐड करते थे एक्सपेंसेस की मद में। इसके अलावा जो लेबर होती थी उसकी सैलरी को ऐड करते थे और उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट निकालते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो सीओजी जब निकलती थी तो वो टोटली डिफरेंट होती थी रॉ मटेरियल से, और ये कहीं से भी कंपेरेबल होता नहीं था। तो जब इस डाटा को हम लोग कंबाइन करके एनालाइज करने की कोशिश करते थे, कोई सर पैर निकलता नहीं था। ये जो फाइल अलग अलग रखी होती थी, इनकी सेपरेशन और इनसे डाटा को फिर अलग से निकाल कर, या यूं समझे कि एक जगह यूनिफाई करना, ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस हुआ करता था और इसके लिए फिर अलग से प्रोग्रामिंग की एफर्ट्स की जरूरत हुआ करती थी। नेक्स्ट वन इज डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। ऑब्वियसली अभी जो एग्जांपल मैंने दिया आपको, उसमें डाटा डुप्लीकेट तो हो रहा है। सबसे पहले जो सेल्स ने और जो आपकी मार्केटिंग वालों ने जो भी आपकी लीड जनरेट की थी आपकी प्रोडक्ट सेल्स के हवाले से, वो फौरी तौर पर उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड करने के बाद जब उन्होंने फॉरवर्ड किया कि फैक्ट्री वालों ने सामान इनको भिजवा देना, हमने सेल्स के लिए ऑर्डर बुक कर लिया है। तो जब फैक्ट्री वालों ने कहा तो उन्होंने भी अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि जी हमें ये चीज़ बनानी है, ये हमारे पास ऑर्डर आया है। जब बनाने की बात हुई तो उनके पास शायद के रॉ मटेरियल उस वक्त अवेलेबल था नहीं पूरा का पूरा, जो कि उनको चीज़ें बनानी थी। तो शायद वो फौरी तौर पर उन्होंने वो सारा का सारा उन्होंने उठा के कंटेंट उठा के फौरी तौर पर रिक्वेस्ट की, फौरी तौर पर फाइनेंस एंड ऑडिट एंड अकाउंट्स वालों से। ये 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलकर एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट बनाती है, अकाउंट्स, ऑडिट, बजटिंग एंड फाइनेंस इटसेल्फ। तो ये 3-4 मिलकर एक यूनिट बनते थे। तो उन्होंने फिर से एक दफा डुप्लीकेट कर लिया डाटा को। क्यों? क्योंकि इस दफा उनको फाइनेंसेस अरेंज करनी थी, और अगर उनके पास कैपिटल अवेलेबल नहीं था तो उनके कहीं से लैंडिंग के तौर पर ये सब चीजें अवेलेबल करनी थी। तो कहानी घूमती चली जाएगी, बात बढ़ती चली जाएगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डाटा जो थी वो मुख्तलिफ जगहों पर एक ही डाटा सेट को बार बार सेव किया जाता था एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर जगह पर प्रोसेसिंग अलग होती थी, हर जगह पर जो फाइल है उसके हिसाब से स्टोरेज अलग था, उसके हिसाब से अलग स्ट्रक्चर था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब पूरी की पूरी चीज़ें जब ऑब्जर्व की जाती थी, तो वहाँ पर जो है बहुत सारा डाटा डुप्लीकेट हुआ होता था। डुप्लीकेशन के बड़े नुकसानात हैं। डुप्लीकेशन में सबसे पहला मसला तो ये है कि आपकी स्टोरेज स्पेस बिला वजह में ज़ाया हो रही है। एक कंटेंट जो आप एक जगह पर रख सकते हैं, आपको 4 जगह पर रखना पड़ रहा है, और 4 जगह पे मल्टीपर्पज जो भी आपकी बाइट से बेट से जो कुछ भी आपका यूनिट है मेजर करने का स्टोरेज को, उसके हिसाब से आप जब देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। नेक्स्ट, ये आपकी डाटा इंटीग्रिटी के लिए बड़ा जैसे कहना चाहिए प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है? इंटीग्रिटी को अगर अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें तो ये कुछ अल्फाज कुछ इस किस्म के बनेंगे कि सालमियत की बात की जाएगी, या मोरल साउंडनेस की बात की जाएगी, स्टेट ऑफ क्वालिटी ऑफ बीइंग एंटायर और कंप्लीट की बात की जाएगी, अनइम्पेयर्ड की बात की जाएगी, या जेन्युइन स्टेट की बात की जाएगी। इसके साथ बहुत सारे जो तर्जुमे बन सकते हैं, उनमें से मैंने चंद आपके साथ यहाँ पर शेयर किए। तो अगर हम बात करते हैं कि ये इंटीग्रिटी है क्या, तो भाई मिसाल के तौर पर एक जगह पर ऑर्डर प्लेस हुआ, 4 जगह पर कॉपी हो गया। अब 4 जगह पर कॉपी होने के बाद जब थोड़ा अरसा गुजरा और फाइनेंस वाले लेट्स सपोज फाइनेंस अरेंज कर नहीं सके, और जो उनका स्पेसिफिक टाइम पीरियड था जिसमें उनको फिनिश गुड्स की सूरत में वो चीज़ें पहुंचानी थी, वो पहुंचा नहीं सके, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया। ऑर्डर कैंसिल करने का जो सिलसिला था वो आया फिर से सेल्स वालों के पास कि भाई आपने हमें प्रोडक्ट अभी तक दी नहीं, क्या अवेलेबल है? सेल्स वाले कहते हैं जी हमें थोड़ा टाइम और लगेगा। जो सामने वाली कंपनी जिसने ऑर्डर बुक कराया था उसने कहा जी ओके कैंसिल। अब सेल्स वालों ने अपनी लीड को जब कैंसिल किया तो उन्होंने कहा जान छुड़ाने के लिए कि ओके, उन्होंने फौरी तौर पर फोन घुमा दिया, डाटा नहीं भेजी इस दफा क्योंकि बात थोड़ी सी नेगेटिव है सेल्स डिपार्टमेंट की, और उनका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है सेल्स डिपार्टमेंट वालों पर और सेल्स डिपार्टमेंट पर इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि ओके इस दफा फोन कॉल से इस दफा इन्फॉर्म कर देते हैं, इस दफा पूरा डाटा सेट जो है वो फ्लॉपी पे, या किसी पुराने वक्त में फ्लॉपी ड्राइव इस्तेमाल हुआ करती थी, या फ्लैश स्टोरेज उसके बाद आ गई थी। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में किसी भी तरीके से आपने उसको ट्रांसफर करके भेजना होता था। तो उन्होंने कहा जी इस दफा भेजते नहीं, सिर्फ कहते हैं जी पुराना हमने डाटा जो दिया था उसको हटा दो, बस कैंसिल कर दो, ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये उन्होंने फोन कर दिया फैक्ट्री पे, फैक्ट्री वालों ने शायद कि तवज्जो नहीं दी, शायद कि उन्होंने कहा कि जब तक रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक काम करते रहते हैं। तो इस तरह की कोई बात होगी, उन्होंने वहां पर उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं किया। अब जब प्रोडक्ट का ऑर्डर उन्होंने कैंसिल नहीं किया तो रॉ मटेरियल फाइनेंस वालों ने किसी तरीके से अरेंज करके पैसे भिजवा दिए थे, या रॉ मटेरियल खरीद के भिजवा दिया था। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। मैन्युफैक्चरिंग जब फिनिश हुई तो वेयर हाउस वालों ने कहा भाई इसको डिस्पैच करना है, कहाँ लेके जाएं? तो उस वक्त फिर से एक दफा झगड़ा शुरू हो गया कि सेल्स वाले कहते हैं जी हमने तो कैंसिल करा दिया था, और जो फैक्ट्री वाले कहते हैं जी इन्होंने तो हमें कोई रिटर्न रिक्वेजिशन भेजी नहीं थी कि इसको ऑर्डर को कैंसिल किया जाए।
तो हमने तो कैंसिल नहीं किया। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है जिसपे लेट्स सपोज इस बैच के ऊपर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो ये किसके पास जाएगा? हर प्रोडक्ट की लाइफ होती है, चाहे वो गाड़ी का टायर ही क्यों ना हो, रैक पे रखे रखे वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो चटक जाता है और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। तो एवरी प्रोडक्ट दैट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इज स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और यू कैन से देयर इज स्पेसिफिक लाइफ फॉर दैट स्पेसिफिक यूनिट ऑफ गुड्स दैट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो जब इस किस्म की बात की जाएगी तो लेट्स सपोज ये जो बेवरेजेस की बात कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले या शायद इसी लेक्चर में या पिछले लेक्चर में पेप्सी की बात की थी। पाकिस्तान में तो शायद मसला नहीं होगा, 2 साल पुरानी भी आप शायद नया लेबल लगाकर बेच देंगे, लेकिन अगर ये काम अगर आप यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में करना चाहेंगे तो ये काम हो नहीं सकेगा। तो ये पूरी की पूरी चीज जो होगी ये आपकी इन्वेंट्री लॉस में काउंट होगी, ठीक ठाक किस्म का नुकसान होगा कंपनी को। तो ये किस वजह से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ डाटा की अपडेट नहीं होने की वजह से। वो डाटा अपडेट क्यों नहीं है? क्योंकि डाटा डुप्लीकेट थी, एक जगह पर अपडेट होगी, बाकी 3 जगह पर अपडेट नहीं हो सकी। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो कहा जाता है कि डाटा इंटीग्रिटी बिल्कुल लाजमी तौर पर बरकरार रहनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाटा डिपेंडेंस। ये पुराने वक्तों में 2 चीजें हुआ करती थी, एक डाटा डिपेंडेंस कहलाती थी और एक स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस कहलाती थी। स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस तो ये है, मिसाल के तौर पर आपने एक फाइल ओपन की, उस फाइल के अंदर आप अपनी आप स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पुराने वक्तों में जब कराची यूनिवर्सिटी में हमारे पास जब सिस्टम था, तो उसमें मास्टर्स के अंदर हमारे पास परसेंटेज होती थी, आज भी परसेंटेज होती है। बाद में जो सिस्टम था वो अमेरिकन सिस्टम अडॉप्ट किया गया, उसमें फिर जीपीए को जो है ऐड कर दिया गया। जब जीपीए को जब ऐड किया गया तो ग्रेड पॉइंट एवरेज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर जो क्यूमुलेटिव निकाल कर उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जब सेव करते हैं तो ये डाटा सेट पहले रखने की जगह ही नहीं थी। यानी कि जब हमने फाइल का प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिएट किया था, तो क्रिएट जब हमने किया था तो उसमें हमने इसको एडजस्ट किया ही नहीं था, एक कॉलम कम था फाइल के अंदर। हम लोग टेम्पररी तौर पर थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि कॉलम्स है, वैसे एक्चुअल जो स्टोरेज की होती है उसमें ये सब स्ट्रक्चर लॉजिकल वाला फॉलो नहीं किया जा सकता। हाँ, विजुअलाइजेशन जरूर प्रोवाइड की जा सकती है एंड यूजर के लिए, लेकिन फाइल के अंदर बताता खुद ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी उस वक्त। तो लेट्स सपोज सीट नंबर था, नाम था, और हम लोगों ने बीच में व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स इसको सेपरेट किया हुआ था, स्पेस दे दी थी बैकस्लैश 17 है शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसका जो भी एस्की नंबर था हम लोगों ने दे दिया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट जो भी आइटम था वो दिया, नाम दिया, नेम। उसके बाद हमने फिर से एक स्पेस दे दी कि जी अब अगला हमारे पास यूनिट शुरू हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से हमने पूरी के पूरा डाटा सेट हमने प्रोवाइड कर दिया। सबसे आखिर में हम लोगों ने लिखा परसेंटेज ऑप्टेंड मार्क्स पर सब्जेक्ट। पर सब्जेक्ट के ऑप्टेंड मार्क्स अगर हम सेव करते हैं तो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें फिर मसला नहीं होगा। जब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं तो हम जीपीए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम एक दफा फिर से अपडेट करना पड़ेगा। जीपीए कैलकुलेट करने वाला जो सिस्टम है वो उसको पहले से हमें बताना पड़ेगा एज अ स्पेसिफिक फंक्शन के तौर पर, प्रोसीजर के तौर पर, या स्पेसिफिक अलग से प्रोग्राम के तौर पर। तो ये जो सिलसिला था जहां पर हमारे पास एक कॉलम मौजूद नहीं था और बाद में हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जिन पर परसेंटेज वाला कॉलम एप्लीकेबल नहीं था, तो हम लोगों ने फिर दूसरा कॉलम बनाने का सोचा। और दूसरा कॉलम जब बनाने का सोचा तो फाइल के अंदर जाकर पूरे उस फाइल के स्ट्रक्चर को तब्दील करना पड़ा। फाइल डेफिनेशन हम लोगों ने जो बनाई थी उस फाइल डेफिनेशन को हमने दोबारा से ऑल्टर करना पड़ा। जब हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बात करते हैं तब तो यहाँ पे जिंदगी बड़ी आसान है, चंद हमारे पास एसक्यूएल की चंद कमांड्स होती हैं, उसको हम एग्जीक्यूट करके हम लोग अपनी मर्जी से ड्रॉप और ऐड कर लेते हैं, ऑल्टर कर लेते हैं। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग की तरफ जाते थे तो जब 3G थर्ड जनरेशन ऑफ द लैंग्वेजेस हमारे पास थी, प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, हमारे पास काम करना उनके साथ लिटरली दैट वाज अ हेडेक। तो हमारे पास बाकायदा लाइन बाय लाइन हमें फिर ढूंढना पड़ता था कहाँ पर क्या आ गई, क्या कौन सी चीज है। उसके बाद फिर उसमें ऐड अप या माइनस से जो भी सब्ट्रैक्शन जो भी कुछ करना होता था, हमें नए सिरे से प्रोग्राम करना पड़ा करता था। तो ये कहलाती थी स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस। इसके बरक्स अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर कोई डाटा सेट ऐसा है जिसमें हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स हम लोगों ने स्पेसिफाई कर दिए हैं कि जी 20 कैरेक्टर्स होंगे, और बाद में हमारे पास कुछ डाटा सेट ऐसा आ जाता है कि जी उसमें 20 कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा, 21 कैरेक्टर्स चाहिए होंगे, तो हमें जाकर उसके जो स्पेसिफिक हैंडलिंग का जो रूटीन है उसके अंदर हमें कुछ कैरेक्टर्स की मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी या हमें डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसा कुछ होता है, या तो स्ट्रिंग के मैनिपुलेटिव फंक्शंस में हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा या फिर हमें उसकी डाटा टाइप चेंज करनी पड़ेगी। आइदर केस ये जो सिलसिला कहलाएगा ये डाटा डिपेंडेंस कहलाएगा। यानी एक दफा जो फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई कर दिया है डाटा के लिए, आपका सिस्टम, आपका प्रोग्राम उस पर डिपेंडेंट है। अगर आपको कोई भी तब्दीली करनी है तो आपको लाजमी तौर पर उस डाटा के फॉर्मेट को तब्दील करना पड़ेगा, और ये सिलसिला कहलाता था डाटा डिपेंडेंस। यहाँ पर प्रॉपर्टी फॉर रेंट एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल के हिसाब से एग्जाम्पल दी गई है, तो इसको आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से रीड आउट करके देख लीजिएगा। देन कम्स इनकम्पैटिबल फाइल फॉर्मेट्स।
यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी मल्टीपल लेवल पर आती थी। यहाँ पर देखा जाता है हीट्रोजेनिटी कहाँ कहाँ पर है। हीट्रोजेनिटी मीन्स नॉन सिमिलैरिटी। नॉन सिमिलैरिटी भाई हार्डवेयर लेवल पर हो सकती है, और नॉन सिमिलैरिटी उसके बाद हार्डवेयर के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आता है, और उसके बाद जो थर्ड लेवल आता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स का आता है। तो अगर हार्डवेयर डिफरेंट है तो अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेम इंस्टॉल कर लिया, फॉर एग्जांपल विंडोज की इंस्टॉलेशन एप्पल मैक के लिए भी आती है और इंटेल के लिए भी आती है, इंटेल बेस्ड सिस्टम के लिए भी आती है। तो अगर आपने दोनों जगह पर विंडोज इंस्टॉल कर लिया तो जान किसी हद तक छूट गई है। लेकिन अगर आपने विंडोज इंस्टॉल नहीं की है, एक जगह पर आप मैक ओएस इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह पर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ना सिर्फ हार्डवेयर स्ट्रक्चर बल्कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल जो सिस्टम के अंदर इस्तेमाल हो रही है सेव करने के लिए फाइलों को, वो फाइल सिस्टम भी आपका डिफरेंट है। देन कम द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पे आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है। वो अगर आपने एक जगह पर लेट सपोज पुराने वक्त में फॉक्सको था वो आपने इस्तेमाल किया, फिर लेट सपोज के बाद कुछ जरा ज्यादा तवज्जो हासिल हो गई थी सी प्लस प्लस को और विजुअल सी को, तो आपने बाद में फिर उसमें प्रोग्रामिंग करवा ली थी। तो उनसे जो आउटपुट निकलेगा वो फाइल्स के फॉर्मेट्स और फाइल की जो कंपैटिबिलिटी है वो आपस में इंटर कंपैटिबिलिटी, इंटर प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। तो जब आपको एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर डाटा मूव करना होगा और दोनों प्लेटफॉर्म सेम नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपको बहुत लंबे चौड़े काम करने पड़ेंगे जिसका डायरेक्ट ताल्लुक फाइल ट्रांसफॉर्मेशन से है। और ऑब्वियसली ये एक ठीक ठाक हैक्टिक किस्म का काम था, और ये भी एक जिम्मेदारी थी प्रोग्रामर की कि भाई अगर कहीं से कोई ऐसा डाटा सेट आ रहा है जो आपके सिस्टम के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकता, तो आप इसका ऑल्टर करने का, इसका मॉडिफाई करने का, इसकी फाइल ट्रांसफॉर्मेशन का आप प्रोग्राम बनाएंगे जो कि रन वंस होगा। Well, that was related to the incompatibility of the file formats. Then comes the fixed queries slash proliferation of the application programs. Long story short, आसान अल्फाज में बात करते हैं, पुराने वक्तों में आप जब सिस्टम से डाटा एक्सट्रैक्ट करने जाते थे तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता था। आजकल तो बड़ा आसान है, सेलेक्ट डायरेक्ट और फ्रॉम टेबल नेम आपने लिखा और सारे डाटा उठकर आ गया। लेकिन अगर पुराने वक्तों में हमें पूरा का पूरा डाटा सेट किसी भी फाइल के अंदर से उठाना होता था, फाइल ओपन करते थे, फाइल के कंटेंट को वन बाय वन रीड करते थे और उसके बाद उसको स्पेसिफिकली एज पर द रिक्वायरमेंट या तो बफर में मूव करते थे या फिर स्पेसिफिकली आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है उस पर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक विजुलाइज करा देते थे। ये पूरा का पूरा काम प्रोग्रामिंग के थ्रू होता था। और अगर मैं मल्टीपल फाइल से एक्सपेक्ट करके एक प्रोग्राम के जरिए डाटा उठा कर लेकर आऊँ, तो उसमें फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता था, जिसमें हमारे पास लेट सपोज डाटा और स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस भी हो सकती थी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते थे, इनकम्पैटिबिलिटी भी हो सकती थी, वगैरह वगैरह। इन सारी वजूहत की वजह से हमारे पास क्यूरीज जो थी वो पहले से बता दी जाती थी, भाई आपने सिस्टम में से ये डाटा निकाल कर लेकर आना है और आपने इस तरीके का फॉर्म बनाना है जो आपके सिस्टम में वापस सेव कर दे। अगर जीपीए कॉलम ऐड हो गया तो आपने जो फॉर्म बनाया वो फॉर्म अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। फॉर्म को आपने ऑल्टर करना है, जहां जहां पर उस जीपीए वाले कंटेंट की यूटिलाइजेशन आएगी, उसका तस्करा खैर आएगा, तो वहां वहां पर आपको चाहे वो डाटा एक्सट्रैक्शन की बात हो चाहे वो डाटा सेव करने की बात हो, आपको वहां वहां पर चेंजेस करनी पड़ेगी तमाम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में जहां पर इस कॉलम को, इस एट्रीब्यूट को, इस डाटा सेट को छड़ा गया है। तो जब इस किस्म की बात होती थी तो फिर हम लोग पहले से बड़ी एहतियात से डाटा छांट कर रहते थे कि भाई इस किस्म के डाटा सेट से ये चीजें एक्सपेक्ट करनी है। अब वो क्यूरी एक दफा लिख दी, लेकिन इसके बाद जब रिक्वायरमेंट आती है तो ऑब्वियसली फिर काम के मुताबिक आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है और डाटा मैनिपुलेट करनी पड़ती है। तो अगर लेट सपोज अगर मुझसे कोई कहता है या जो भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर था जो उस डाटा के साथ काम कर रहा था, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ, तो उसको रिक्वायरमेंट आती है कि भाई जरा देख कर बताओ कि 2019 में जो 12 महीने गुजरे हैं उनकी जो सेल्स थी बेवरेजेस की, लेट सपोज पेप्सी की हमारी, वो कितनी थी, और जरा ये बताओ 2020 में कितनी सेल्स थी और दोनों की सेल्स में फर्क कितना है। तो 12 महीने की जब सेल्स की डाटा आएगी तो जरूरी नहीं है कि सिंगल फाइल में मिले, और जब सिंगल फाइल में डेफिनेटली नहीं होगी, हर महीने के हिसाब से होगी। और अगर एक महीने की भी बात की जाए तो सेल्स की अगर डाटा सेट ज्यादा है तो स्पेसिफिक मेमोरी मॉड्यूल का ब्लॉक का साइज होता था, अगर उससे एक्सीड करता था फिर हमें नई फाइल खोलनी पड़ती थी या फिर हमें मेमोरी मॉड्यूल चेंज करना पड़ता था। तो आसान अल्फाज में एक महीने के लिए भी जरूरी नहीं है कि एक ही फाइल हो, उसकी भी मल्टीपल फाइल हो सकती थी। तो इन तमाम फाइलों को रीड करना, इन तमाम फाइलों से एग्रीगेट फंक्शन लगाकर डाटा सेट को एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना, उसको फिर आपके एंड यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक दफा निकाल के लाना और दूसरी दफा एक दफा 2019 के लिए निकाल के लेकर आना, एक दफा 2020 के लिए निकाल के लेकर आना, फिर उनको कंपैरेटिव एनालिसिस का प्रोवाइड करना। ये ठीक ठाक किस्म की एक शदीद किस्म की प्रोग्रामिंग एक्टिविटी होती थी। और इसके लिए ऐसा नहीं होता था कि आपने 2 सेकंड के अंदर आपने प्रोग्राम लिख दिया या आपने 10 मिनट के अंदर काम कर दिया। बाज़ औक़ात कई दिन, कई हफ्ते, इनफैक्ट बाज़ औक़ात तो कई महीने लग जाते थे अगर फाइल फॉर्मेट इनकम्पैटिबल हो। अगर आपकी मिसाल के तौर पर
और डाटा स्ट्रक्चरल डिपेंडेंस हो या किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो जो आपके डाटा सेट्स के साथ एक्सट्रैक्ट करने में हो या डाटा आपकी मल्टीपल जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो और डाटा अगर अपडेटेड ना हो, एक जगह पर होगी दूसरी जगह पर नहीं होगी, तो कई हफ्ते तो क्या कई महीने लग सकते थे इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को जनरेट करने के अंदर। और जब कई महीने के बाद जब वो डाटा की रिपोर्ट जो जनरेट करके आपके पास पहुंचाई गई, क्या गारंटी है कि वो अब यूटिलाइजेबल है, अब वो काबिल इस्तेमाल है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर टाइम गुजर गया और उसके बाद वो सबका सब काम करके दिया गया है, तो उस काम को फिर आप करके देने का कोई फायदा नहीं है। वो उस डाटा के हिसाब से, डाटा की जब बात करते हैं तो डाटा वो टाइम बेस के हिसाब से फिर वो अपनी कंटेंट जो है वो अपना टाइम जो है वो गुजार चुकी है और अब वो जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था वो अब यूजेबल नहीं है, अब वो बाकी लोगों के लिए काम का नहीं है। यहाँ से फिर हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो रहा है, दैट इज रिगार्डिंग द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।